Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is iterative statements. What are iterative statements? Iteration or iterative statement basically are the repetition of process or repetition of the statements. Now, what we are going to do, or what is the objective of our next lab, of this lab, is basically we are going to study iterative statements. What are the iterative statements? How we can apply it? Next one is a for loop. Using for loop, we are implementing our iterative statements using for loops. Third one is the implementation of iterative statement using nested for loop. And the last one is to study the break and continue statements. So now we'll go to study iterative statements. Iterative statements which allow code to be repeatedly executed, or loops. We can, in other words, we can say iteration means repetition of statements, and these repetitions will continue to move on and according to loops or in loops. Loops are classified as iteration statements. Okay. मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई कि आइट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो आइट्रेशन रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट्स और रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, या अगर आप मैथमेटिक्स में करते हैं तो आप पहली आइट्रेशन निकालते हैं, दूसरी आइट्रेशन निकालते हैं, मतलब आप एरर को मिनिमाइज करते हुए चले जाते हैं अगर मैथमेटिक्स की बात करी जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात को मुसलसल रिपीट करना और रिपीट करते हुए अपने लूप को चलाना, दैट इज कॉल्ड आइट्रेशन। और आइट्रेशन जो इस्तेमाल की जाती है वो लूप्स में इस्तेमाल की जाती है। During looping, a set of statements are executed until some conditions for termination of the loop is encountered. अच्छा, अब लूपिंग में होता क्या है कि अगर मैं C++ की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो C++ लैंग्वेज में अगर लूपिंग की कंडीशन की बात करी जाए तो लूपिंग में होता क्या है हमारे पास, लूपिंग हमारे पास, मैंने एक लूप स्टार्ट किया, मैंने एक आइट्रेशन स्टार्ट करी, फर्स्ट पहले मैंने एक फॉर लूप स्टार्ट किया और मैंने कहा लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों ने एक काम करना है या आप लोगों ने एक वर्ड लिखने, जैसे याद है बचपन में राइटिंग जो करते थे तो राइटिंग में क्या करते थे कि एक लाइन बार बार रिपीट करते हुए लिखते जाते थे कि पहली लाइन, या कोई ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, तो फर्स्ट टाइम लिखा, फिर सेकंड टाइम लिखा, फिर थर्ड टाइम लिखा, ऐसे हम करते लिखते चले जाते थे। लेकिन टीचर ने क्या किया, जो हमारे जो कोर्स टीचर ही है, मिस चौधरी के जो भी, उन्होंने बोल दिया कि भाई आपने लेट सपोज इस पूरे पेज पे लिखना है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, कंडीशन आ गई है। सो इस तरह से जैसे मेरे लूप की कंडीशन फुलफिल होगी, मेरे लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी और बॉडी के अंदर जितने जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाएगा, या जो भी एग्जीक्यूशन जो भी कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो लूपिंग के प्रोसेस में अगर देखा जाए तो बेसिकली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो स्टेप होता है सेटिंग एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ काउंटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काउंटर सजेस्ट कर लेते हैं, काउंटर को सेट कर लेते हैं कि मेरा काउंटर स्टार्ट कहाँ से होगा, इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं अपने काउंटर की। नेक्स्ट वन, इंसर्शन ऑफ द एक्सर्शन ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द लूप। स्टेटमेंट हम ऐड करते रहते हैं अपने लूप के अंदर कि मेरे स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट जो जो प्रोसेस होता है हमारे पास लूप का वो कैसे चलेगा। टेस्ट फॉर अ स्पेसिफाइड कंडीशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप एंड द लास्ट वन इज इंक्रीमेंटिंग द काउंटर। इसी तरह से अगर मैं सबसे पहले लूप की बात करूँ, जो आइटरेटिव स्टेटमेंट की जो लूप हुआ जो आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज अ फॉर लूप। तो फॉर लूप अगर बात करूँ तो फॉर लूप में अगर सिंटैक्स जो फ्लो चार्ट पर अगर हम आ जाए तो फ्लो चार्ट इसका किस तरह से फ्लो करता है। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, सबसे पहले एक्सप्रेशन की इनिशियलाइजेशन की जाती है, इनिशियलाइजेशन चेक की जाती है कि मेरा जो फॉर लूप है वो किस तरह से काम करेगा, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, उसके इनिशियलाइजेशन जो हम पढ़ते रहे। इसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाती है कि वो टेस्ट करेगा मेरी एक्सप्रेशन को, आइदर माय एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। इफ माय एक्सप्रेशन विल बी ट्रू, जो लूप की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद क्या करेगा, लूप की बॉडी में एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन वो उसमें इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, जो भी हमारे जो भी प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट है। इंक्रीमेंट करने के बाद या डिक्रीमेंट करने के बाद वो वापसी जाएगा और फिर क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन को चेंज कर देगा। अगर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन लेट सपोज 0 थी तो अब वो क्या कर देगा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स वो उसको इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट करने के बाद अगेन टेस्ट एक्सप्रेशन में चेक करेगा कि वो फुलफिल कर रही है, एक्सप्रेशन फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एक्सप्रेशन ट्रू हो गई तो अगेन ये लूप चलेगा, अगर नहीं कर रही है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर सिंटैक्स की बात करी जाए तो अगर फॉर लूप के सिंटैक्स की बात करी जाए तो आपके पास फॉर लूप का सिंटैक्स है। होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन यानी j इक्वल्स टू 0, यहाँ पर जैसे j एक वेरिएबल लिया हुआ है, उसकी डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है, इंटीजर हो सकती है,
एनीथिंग एल्स। इसको जो इनिशलाइज किया हुआ है वो 0 से इनिशलाइज किया हुआ है। सेकेंडली, अगर मैं टेस्ट एक्सप्रेशन की बात करूं तो टेस्ट एक्सप्रेशन मुझे बताती है कि इफ j इज ग्रेटर देन 15, दैट मीन्स ये लूप कहाँ तक चलेगा। इस लूप की चलने की अगर मैं बात करूँ, इस एक्सप्रेशन की अगर बात करूँ, तो 0 से स्टार्ट हुआ। 0 पे स्टार्ट होने के बाद उसने चेक किया कि 0 इज लेस देन 15 और नॉट, तो यस इट इज लेस देन 15। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन यानी दैट इज एन इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन। अब वो इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन को चेक करेगा। इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन क्या है? अच्छा, अब इंक्रीमेंटेशन जो होती है हमारे पास दो टाइप्स की होती है। एक इंक्रीमेंटेशन होगी पोस्ट इंक्रीमेंट और दूसरी होगी प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा कि फर्स्ट इट विल असाइन द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, देन इट विल इंक्रीमेंट that value, then it will increment the value of that variable। क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर 0 था, 0 की वैल्यू उसने चेक करी कि हाँ जी 0 लेस देन है 15 से। इसके बाद क्या किया इसने, 0 को 0 की वैल्यू में एडिशन कर दिए +1 की। प्लस 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 मीन्स प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, कि 0 की वैल्यू बाद में इंक्रीमेंट करी गई है। अब जो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन थी, अब इसका मतलब क्या हो गया, j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। अब जो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन में जो j की वैल्यू थी वो इंक्रीमेंट हो गई, 0 से किस पे चली गई, 1 पे चली गई है। अगेन वो चेक करेगा इसी तरह से, ये 1, हाँ जी 1 इज लेस देन 15। सुनो, इस तरह से वही लूप मेरे पास मेरे चलता चला जाएगा। कब तक चलता चला जाएगा? जब तक कि j की वैल्यू 15 से छोटी नहीं होती। जैसे ही j की वैल्यू 15 होगी, ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगी, ट्रू होगी। हाँ जी, j इज लेस देन 15, यानी 14 अगर होगी तो 14 का मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है। लेकिन जैसे ही ये 15 होगी तो 15 पे ये लूप एग्जीक्यूट अब नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊँ तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट्स और सिंगल स्टेटमेंट की अगर बात करी जाए तो सिंपल एक फ़र्क होता है क्लोजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स का। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स देखने होते हैं आपने, यानी अगर एक लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है एक दफ़ा और सिंगल स्टेटमेंट है तो वो सिंगल टाइम प्रिंट होगी, सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगी। और मल्टीपल स्टेटमेंट फिर वो अकॉर्डिंग टू दैट लूप, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन वो चलती चली जाएगी। So now let's take an example. Print 26 alphabets using for loop. For loop को यूज़ करते हुए हमें 26 alphabets print करना है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग किस तरह से ये काम कर रही है। सबसे पहले हमारे पास ये लाइब्रेरीज वगैरह इंक्लूड कर दी हैं। अब करा क्या है कि इंटीजर आई हमने इनिशलाइजेशन करा रहे हैं। एक करेक्टर वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल लिया आई जिसकी डेटा टाइप क्या बताया, इंटीजर। नेक्स्ट वन एक करेक्टर लिया जिसकी करेक्टर हमने अल्फा डिफाइन किया और उसको इनिशलाइज करा दिया ए से, यानी अल्फा एक करेक्टर लिया मैंने कहा कि करेक्टर है जिसकी जो नाम है वेरिएबल रखा वो अल्फा रखा। और अल्फा रखने के बाद मैंने बोल दिया कि जो इसकी इनिशलाइजेशन वैल्यू थी, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू थी वो क्या थी, ए थी। इज दैट क्लियर? अब हम लूप के अंदर आ जाते हैं। अब लूप की बॉडी से हम काम करना स्टार्ट करते हैं कि अब फॉर लूप काम किस तरह से करना स्टार्ट करेगा। फॉर लूप में सबसे पहले आई की वैल्यू जो इनिशियलाइजेशन कराई वो हमने क्या कराई, 1 से करा दी। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करी जाए डेटा टाइप की तो फॉर लूप के अंदर भी मैं इसकी इनिशियलाइजेशन यानी डेटा टाइप डिफाइन कर सकता हूँ, यानी आई वेरिएबल की डेटा टाइप मैं इस फॉर लूप के अंदर भी डिफाइन कर सकता हूँ। किस तरह से, इंटीजर आई सिंपल लिख दूंगा, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ। ओके जी, आई इक्वल्स टू 1 किया, ये मेरे पास इनिशियलाइजेशन वैल्यू हो गई, यानी आई की जो फर्स्ट वैल्यू थी वो क्या है, 1 है। एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन क्या रखी कि आई की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 26। मतलब अब क्या है कि ये लूप कब तक चलना चाहिए, ये लूप 26 टाइम्स चलना चाहिए, यानी आई की वैल्यू कब तक इंक्रीमेंट होती जाएगी, जब तक कि आई की वैल्यू 26 के इक्वल ना हो जाए। देन आई प्लस प्लस, फिर इसके बाद क्या करेगा, आई की एक वैल्यू में इंक्रीमेंट कर जाएगा। अब यहाँ देखें, अगर मैंने स्टार्ट किया जाए फॉर लूप से, तो फॉर लूप में सबसे पहले क्या किया, आई की वैल्यू ली, सबसे पहले आई की वैल्यू ली और आई की वैल्यू में हम कर क्या रहे हैं, अब
आई की वैल्यू देखी जाए, अगर आई की वैल्यू आप देखें तो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई की वैल्यू 1 है। आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू 1 है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, इनिशियली 1 है। फॉर लूप अगर देखा जाए तो आई इक्वल्स टू 1, ठीक है जी, एंड 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 26। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 26। इसने देख लिया, चेक कर लिया कंडीशन कि हाँ जी 1 इज लेस देन 26 है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आई प्लस प्लस, यानी अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई किससे, 1 से 2 में। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई इसमें 1 से 2 में। तो यहाँ पर फॉर लूप की जो फर्स्ट एग्जीक्यूशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। फॉर लूप की एग्जीक्यूशन होने के बाद वो फॉर लूप की बॉडी के अंदर चला जाएगा। फॉर लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट चेक करेगा कि अब स्टेटमेंट क्या कहता है। नाउ सी आउट आई, आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर इसने 1 प्रिंट कर दिया आपके सामने। उसके बाद कॉलन आ गया, कॉलन प्रिंट कर दिया। उसके बाद अल्फा, अब अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू थी वो क्या थी, अल्फा की जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो ए थी। ओके जी, अल्फा की जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो क्या थी, ए थी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया। तो ये मेरे पास फर्स्ट एग्जीक्यूशन हो गई यहाँ पे कि सबसे पहले सी आउट में जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट किया उसने क्या किया, आई की वैल्यू 1 रखी, कॉलन देन अल्फा, यानी 1 कॉलन ए। अब नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन जाने के बाद क्या कर रहा है कि प्लस प्लस अल्फा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट करेगा, फिर उसके बाद अल्फा की वैल्यू असाइन करेगा। फर्स्ट इट विल इंक्रीमेंट, देन इट विल असाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अभी इनिशियलाइजेशन में यानी स्टार्टिंग में अल्फा की वैल्यू क्या थी, इनिशियलाइजेशन में अल्फा की वैल्यू ए थी। अब क्या करेगा, अल्फा की वैल्यू ए से क्या कर देगा, बी कर देगा, और उसके बाद अल्फा की वैल्यू असाइन कर देगा अल्फा वेरिएबल को। ओके जी, यानी ए से बी वैल्यू लेकर चला गया, इंक्रीमेंट कर दिया इसने बी करने के बाद अब अल्फा की वैल्यू, यानी अब इस इनिशियलाइजेशन में क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू बी हो जाएगी। जब अल्फा की वैल्यू बी हो जाएगी तो इसके बाद क्या होगा, अगेन वो लूप की बॉडी में चेक करेगा, अगेन लूप पे जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी थी, यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी थी 1 से 2 में। तो इसका मतलब अब यहाँ पर भी आई की वैल्यू, लूप की जो बॉडी थी आई इक्वल्स टू 1, अब यहाँ पर 1 की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। जब 1 की जगह 2 आ गया, अब उसने अगेन चेक किया कि हाँ जी 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 26 है कि हाँ जी बिल्कुल है। जब 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 26 है तो इस कंडीशन, इसका मतलब ट्रू हो रही है। तो कंडीशन ट्रू हो रही तो इसका मतलब अब लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना है। जब लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना है तो इसका मतलब आगे जाके उसने क्या करना है, इंक्रीमेंट भी करना है। तो अब इसके बाद क्या करेगा, वैल्यू क्या थी इसकी, 2 थी, अब इसने और मजीद ऐड कर दिया +1। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई है, लूप की बॉडी ट्रू हो गई है, लूप की बॉडी में इंक्रीमेंटेशन भी हो गई है, टेस्ट एक्सप्रेशन भी फुलफिल हो गई है। तो उसका मतलब अब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होनी है। अब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने की तरफ जाएगा तो अब क्या करेगा, सी आउट आई कॉलन और अल्फा। आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई तो 2 आ गई, कॉलन एज इट इज आ गया। अल्फा, अल्फा इंक्रीमेंट हो चुका था पहले स्टेप में, यानी ऊपर यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पर आपको आपने देखा था कि अल्फा की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी थी, तो इसका मतलब अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो इसका मतलब ये लाइन जो थी पहली वाली लाइन, ये तो मेरे पास एग्जीक्यूट हो गई। अब अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट प्लस प्लस अल्फा। प्लस प्लस अल्फा का मतलब क्या हो गया कि अब इसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, देन इट विल असाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज सी। प्रीवियसली क्या थी, अभी मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या थी, बी थी। तो इसका मतलब जहाँ पर जब आएगा तो अगेन इसने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, बी से वैल्यू को सी पे लेकर गया, और सी पे लेने के बाद अल्फा की वैल्यू को असाइन कर दिया। अल्फा की वैल्यू अब बी से क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, सी हो गई है। अगेन ये लूप चलेगा, थर्ड टाइम जाएगा, चेक करेगा आई की वैल्यू क्या हो गई थी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई थी 3, तो इसी तरह से आई की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई। आई की वैल्यू जब चेंज हो गई तो यहाँ पर चेक किया कि हाँ जी आई की वैल्यू क्या है हमारे पास
3 है, 3 is less than equals to 26, हाँ जी है, कंडीशन फुलफिल हो रही है. I plus plus, that means it will have to increment the value of I, so it has incremented the value of I, that is equivalent to I plus plus and equivalent to 4. Now it will again move on to the statement of the loop body, to the statement of the loop. See out I colon alpha, I has now become 4, I has now become 3. 3 हो चुका है, I की वैल्यू हमारे पास 3 हो चुकी है, किसने भी असाइन नहीं करी. यहाँ पर I प्लस प्लस असाइन इनिशियलाइजेशन तो कर दिए, इंक्रीमेंट कर दिया, इसके बाद क्या होगा, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो गया. कॉलन सी, जो सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, अल्फा की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो चुकी है यहाँ पे, तो वो यहाँ पर इसने इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पर इसको असाइन कर दिया अल्फा की वैल्यू. नेक्स्ट लाइन में गया, अल्फा की वैल्यू फर्स्ट इंक्रीमेंट हुई, देन इट हैज असाइन्ड द वैल्यू ऑफ करेक्टर अल्फा, दैट विल बिकम डी. इसी तरह से ये लूप मेरे पास कब तक चलता जाएगा, ये लूप मेरे पास 26 टाइम्स चलता जाएगा, जैसे ये आपके पास आउटपुट सामने मौजूद है. तो इसका मतलब ये A to Z अल्फाबेट प्रिंट करके हमें दिखा देगा. So now class, we are moving to our next example, that is example number 2. In this example, we have to display series of numbers from 1 to n. What is n? N is the value of that variable that is desired by the user. User जो भी value डालेगा n की, उस value तक मुझे अपनी एक number की series generate करनी है. For example, यहाँ पर जैसे बताया गया है कि एक user enter end point of the सीरीज का एंड पॉइंट यूजर ने सिर्फ डाला है कि एंड बेसिकली एंड पॉइंट है, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एंड रिप्रेजेंट करेगा सीरीज के लास्ट नंबर को. सो लास्ट नंबर हमने यूजर ने 10 प्रेस किया, तो 1 से लेकर 10 तक इनिशियलाइजेशन, 1 इनिशियलाइजेशन थी हमारे पास, तो 1 से लेकर 10 तक नंबर की सीरीज जनरेट कर दिया है. अब हमने ये सीरीज जनरेट करनी है यूजिंग फॉर लूप. नाउ लेट्स सी हाउ इट विल हैपन. सबसे पहले हमने क्या किया, हैश इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग स्पेस स्टैंडर्ड इंटीजर मेन, ये सारी वैल्यूज ऐड करने के बाद हमने इंटीजर ए, एक वेरिएबल लिया ए, उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी इंटीजर. एक और वेरिएबल लिया आई, उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी इंटीजर, कॉमा सम. 3 वेरिएबल्स बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ए, आई और सम. वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है. इन तीनों की जो डेटा टाइप डिफाइन करी गई है वो इंटीजर डिफाइन करी है. इसके बाद सी आउट में हमारे पास जो कमांड आई है वो कह रही है एंटर एंड पॉइंट ऑफ द सीरीज. जैसे यहाँ पर जो आउटपुट है, आउटपुट से हम लिखते हैं कि एंड पॉइंट सीरीज की आपने बतानी है कौन सी है, बैकस्लैश एन सी एन आई, आई की वैल्यू. अब यहाँ पर जो आई है दैट विल बी टर्म्ड एज एन. ओके जी, आई विल बी टर्म्ड एज एन. तो मतलब आप जो भी आई की वैल्यू डालेंगे वो क्या हो जाएगी, वो एंड पॉइंट हो जाएगी मेरी सीरीज की, कि मेरी सीरीज एंड कहाँ होगी. आइदर इट विल बी 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स. दैट मीन्स यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है. क्या कंडीशन बन रही है कि ये लूप कब तक चलता रहेगा, ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि मेरी जनरेटेड वैल्यूज आई के बराबर ना हो जाए. तो इनिशियलाइजेशन की अगर बात, इनिशियलाइजेशन की टेस्ट एक्सप्रेशन की बात करें, तो टेस्ट एक्सप्रेशन must be equal to that specific value or that variable that is intended by the user. So now अब फॉर लूप की बॉडी में आ जाते हैं. फॉर लूप को समझते हैं किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पे. तो टेस्ट एक्सप्रेशन आइडिया हो चुका होगा कि टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या करना है, हिंट मिल चुका होगा. हिंट क्या है, हिंट ये है कि आपने एक सीरीज जनरेट करनी है एन तक की. ठीक है, तो एन तक की सीरीज जनरेट करने के लिए आपको लूप कब तक चलाना पड़ेगा, आपको लूप एन टाइम्स चलाना पड़ेगा. नंबर ऑफ टाइम्स क्या होंगे लूप क्या चलाने के, एन होगा एन. तो एन कह लें या आई कह लें, सेम बात होगी यहाँ पे. तो इसका मतलब टेस्ट एक्सप्रेशन मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू दैट स्पेसिफिक वैल्यू और दैट वेरिएबल दैट इज इंटेंडेड बाय द यूजर, और दैट मस्ट बी इक्वलेंट टू द इंटीजर और इंटर्ड नंबर दैट इज आई. वो जो इंटर्ड नंबर मैंने ऐड किया है, इन नंबर जो इंटर किया है आई की वैल्यू के बराबर होना चाहिए. ओके जी. तो टेस्ट एक्सप्रेशन में भी दे सकते हैं इनिशियलाइजेशन, क्योंकि हमारे पास लूप स्टार्ट होगा. अब आप एक अजम्पशन चल रहा है, लूप जो स्टार्ट होगा, लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है. तो उसका मतलब इनिशियलाइजेशन वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनिशियलाइजेशन वैल्यू मस्ट बी इक्वलेंट टू द 1. तो एक जो वेरिएबल लिया था, यहाँ समझ में आ रही की बात कि यहाँ पर वेरिएबल्स 3 क्यों ले रहे हैं. पहला वेरिएबल तो इनिशियलाइजेशन कैरेक्टर ले लिया, दूसरा वेरिएबल कौन सा ले लिया, दूसरा वेरिएबल वो वेरिएबल ले लिया जहां तक लूप चलना है. दूसरा वेरिएबल कहाँ कौन सा लिया, वो वेरिएबल लिया जहां तक लूप चलना है, या इन अदर वर्ड्स वो वेरिएबल लिया
जो कि यूजर एंटर करेगा, जो इसको यूजर की जिसकी वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर आएगी। ओके जी, तो इनिशियलाइजेशन तो 1 से स्टार्ट हो गई। टेस्ट एक्सप्रेशन, अभी जैसे बताया कि टेस्ट एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, टेस्ट एक्सप्रेशन लाजमी तौर पर वो होनी चाहिए कि लूप जिस पॉइंट पे एंड हो, लूप जिस पॉइंट पे एंड हो, तो उसका मतलब 1 से स्टार्ट हो, ठीक है जी, और कहाँ खत्म हो, यूजर की इंटेंडेड वैल्यू पे खत्म हो, यूजर जो पॉइंट नंबर ऑफ यूजर जो आई इंटर करे उस पे खत्म हो, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, और कहाँ तक चले, यूजर की डिफाइंड वैल्यू तक चले। तो इसका मतलब कंडीशन क्या बन रही है कि a इज लेस देन इक्वल्स टू i। ओके जी, a इज लेस देन इक्वल्स टू i, तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट हुआ, ये पहली दफा चला, और फिर उसने चेक किया कि हाँ जी, यूजर ने फर्स्ट कर लिया 10 प्रेस किया, यूजर ने 10 प्रेस किया, तो 1 इज इक्वल टू 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है या नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह से प्रिंट हुआ। इस प्रिंट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सी आउट सम लूप की बॉडी के अंदर चला गया, लूप की बॉडी के अंदर जाने के बाद सी आउट सम एंड एल, ठीक है। अब सम क्या था मेरे पास, सम एक वेरिएबल है, आप सम ना लें, आप नंबर ले लें, ठीक है जी। सम क्योंकि एक चीज डिफाइन करता है कि किसी चीज को सम करना है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, वट एवर यू वांट। तो सी आउट सम एंड एल, तो उसने वो नंबर प्रिंट कर दिया। नंबर क्या था मेरे पास, नंबर 1 था, ठीक है जी। ये यहाँ जो हुआ, यहाँ पर लूप की एग्जीक्यूशन चल रही है, लूप की बॉडी के अंदर वो नंबर प्रिंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रिंटिंग भी साथ साथ चल रही है हमारे पास यहाँ पे सम के अंदर। तो सी आउट सम एंड एल, सम आ गया। अब फर्स्ट नंबर क्या था, 1 था, 1 प्रिंट हो गया सम। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन की एग्जीक्यूशन पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद क्या करेगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस 1, सम प्लस 1। अब यहाँ पर अगेन क्या करेगा, यहाँ पर सम की वैल्यू क्या थी, सम की वैल्यू 1 थी, तो क्या हो गया 1 प्लस 1, दैट मीन्स अब सम की वैल्यू अपडेट हो गई है, सम की जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू थी वो अपडेट हो गई है, वो क्या हो गई है 2 हो गई है। तो इसका मतलब अब सम यहाँ पे जो फॉर लूप की बॉडी के पहले जो इनिशियलाइज करवाया था यहाँ पे सम की वैल्यू 1, अब यहाँ 1 नहीं रही, यहाँ 2 हो गई है, क्योंकि सम की वैल्यू अब अपडेट हो गई है, अगेन लूप में चलेगा। अब इसी चीज को हम यहाँ समझ लेते हैं। नाउ लेट्स कम हियर। जब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मैसेज क्या आया, इंटर एंड पॉइंट ऑफ सीरीज। यहाँ पर ये मेरे पास आउटपुट की CLI है, इंटर एंड पॉइंट ऑफ सीरीज, एंड पॉइंट इंटर करना है। एंड पॉइंट क्या एंटर किया, CNI, आई क्या एंटर किया, यूजर ने 10 प्रेस किया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू 10 हो गई है। आई की वैल्यू जैसे 10 हुई, अब क्या हुआ, लूप की बॉडी के अंदर गया, लूप की बॉडी अब काम किस तरह से करेगी, ये लूप की बॉडी हमारे पास है, लूप में क्या हो गया, ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ए की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है जी। ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए की वैल्यू 1 के बराबर, क्योंकि हमने फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन करवाई हुई है कि ए इक्वल्स टू 1, सो हियर इट इज ए इक्वल्स टू 1, ए की ए वेरिएबल में क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। फिर उसके बाद ए इज लेस देन इक्वल्स टू आई, आई क्या है मेरे पास, आई मेरे पास 10 है, चेक कर रहा है कि भाई ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है यानी ए की वैल्यू क्या है 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आई क्या है 10 है, क्या है मतलब ये कंडीशन है ना, ए यानी 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ जी है, कंडीशन ट्रू हो रही है। जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है इसका मतलब अब ये लूप को एग्जीक्यूट करेगा, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट गया, चेक करा उसने, इंक्रीमेंटेशन एक्सप्रेशन चेक करी। इंक्रीमेंटेशन एक्सप्रेशन क्या कहती है कि a प्लस प्लस, अब उसने क्या करना है, a की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है +1, a की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है +1, a की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो उसका मतलब अब a की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, a की वैल्यू अब 2 हो जानी चाहिए, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हमारे पास फर्स्ट लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद, लूप की कंडीशन ट्रू होने के बाद, फॉर लूप की कंडीशन ट्रू होने के बाद अब क्या करना है, अब इसने लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना है, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना है कि लूप की बॉडी में क्या क्या जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले काम क्या करेगा, सी आउट सम। अब सम क्या है, जैसा अभी बताया था, सम की इनिशियल वैल्यू क्या है 1 है, उसने 1 प्रिंट कर दिया एंड एल। नेक्स्ट लाइन पे गया सम इक्वल्स टू सम प्लस 1, नेक्स्ट लाइन पे गया सम की वैल्यू क्या थी इनिशियली 1 थी, सम की वैल्यू 1 आ गई, और इसने क्या किया उसमें +1 ऐड कर दिया, तो इसी तरह से यहाँ पर +1 ऐड हो गया, तो 1 + 1 इक्वल्स टू 2। तो सम की वैल्यू अब क्या हो गई है, सम की वैल्यू अपडेट हो गई है 2। यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन की थी
यहाँ पर अब सम की वैल्यू 1 नहीं रही, अब यहाँ पर सम की वैल्यू क्या हो गई है, अब यहाँ पे सम की वैल्यू 2 हो गई है। ये लूप एक टाइम मेरे पास चल गया है और आउटपुट में मेरे पास क्या प्रिंट हो गया है, 1 प्रिंट हो गया है। जैसे आउटपुट में 1 प्रिंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब लूप सेकंड टाइम जाएगा और कंडीशन चेक करेगा। अब सेकंड टाइम में क्या होगा, नाउ लेट्स सी। अब सेकंड टाइम में ये लूप को ही एग्जीक्यूट करेगा, लूप से बाहर नहीं जाएगा। फॉर लूप की बॉडी को चेक करेगा, फॉर लूप की एक्सप्रेशन को चेक करेगा, उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये लूप चलता चला जाएगा, ये लूप के अंदर ही घूमता चला जाएगा, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा until and unless the test expression has been fulfilled। जैसे टेस्ट एक्सप्रेशन फुलफिल हो गई, ये लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि अब ऊपर नहीं जाएगा, एंड पॉइंट की अब इसको जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये अगेन लूप को एग्जीक्यूट करेगा। तो जनाब अब लूप की एग्जीक्यूशन सेकंड टाइम चेक करते हैं क्या हो गया। नाउ लेट्स सी, ए की वैल्यू जो थी हमारे पास, अब ए की वैल्यू पहले स्टेप में 1 थी, लेकिन हमने क्या बात करी थी, हमने बोला था कि इंक्रीमेंटेशन वैल्यू जो थी टेस्ट एक्सप्रेशन में फॉर लूप की, वो क्या हो गई थी, उसको अपडेट कर दिया गया था, 1 से 2 पे अपडेट कर दिया गया था। तो इसका मतलब अब ए की वैल्यू 1 नहीं रही, अब ए की वैल्यू अपडेट हो चुकी है कि क्या हो गई, अब ए की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या कर दी है, 2 कर दी है। तो जनाब इनिशियल एक्सप्रेशन तो अब अपडेट हो गई है। इनिशियल एक्सप्रेशन अपडेट होने के बाद ये टेस्ट एक्सप्रेशन पे जाएगा। टेस्ट एक्सप्रेशन क्या कहती है, टेस्ट एक्सप्रेशन कहती है कि ए इज लेस देन इक्वल्स टू आई, क्या ए की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू आई है। ए की वैल्यू क्या हो गई है, अपडेट हो गई है, 2 हो गई है। फिर 2 अब चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। आई क्या था, 10 था ना, आई चेंज नहीं होगा, आई अब फिक्स्ड ही रहेगा, आई की वैल्यू 10 प्रोवाइड कर दी है, आई 10 ही रहेगा। तो उसका मतलब नंबर ऑफ जो प्रिंट्स होने वो कितने होने, 10 तक प्रिंट होने, तो उसका मतलब आई हैज बीन फिक्स्ड। नाउ इट हैज, ये जो एक्सप्रेशन अभी ट्रू हो चुकी है मेरे पास, क्यों, क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ट्रू है। आगे वो जाएगा, आगे चेक करेगा, आगे वो क्या करेगा, इंक्रीमेंटेशन एक्सप्रेशन चेक करेगा। इंक्रीमेंटेशन एक्सप्रेशन क्या कहती है, ए प्लस प्लस, अब ए की वैल्यू में क्या करना है, इंक्रीमेंट कर देना है। अब ए की वैल्यू क्या थी, 2 थी, अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये हो गई मेरे पास लूप की बॉडी की एग्जीक्यूशन। जब लूप की बॉडी की एग्जीक्यूशन हो गई, लूप की बॉडी ट्रू हो गई, अब क्या जाए, अब कहाँ जाएगा, अब ये लूप की बॉडी में चले जाएगा, लूप की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। नाउ अगेन लूप की स्टेटमेंट क्या कहती है कि सी आउट सम। अब सम जो मैंने पहले बताया था, सम की वैल्यू क्या हो गई थी, सम की वैल्यू अपडेट हो गई थी लास्ट टाइम। सम की वैल्यू क्या हो गई थी, सम की वैल्यू अब यहाँ पर 1 नहीं रही थी, सम की वैल्यू क्या हो गई थी, 2 हो गई थी। दैट मीन्स अब यहाँ पर सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। तो उसका मतलब यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रिंट होने के बाद अगेन वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चेक करेगा सम इक्वल्स टू सम प्लस 1। अब 2 की वैल्यू क्या हो गई थी, 2 की वैल्यू, सम की वैल्यू क्या हो गई, सम की वैल्यू 2 हो गई थी। तो इसका मतलब 2 प्लस 1, दैट मीन्स अब सम की वैल्यू क्या हो गई, अगेन 3 हो गई। इसका मतलब अब ये जो इनिशियलाइजेशन में सम की वैल्यू थी वो अपडेट हो चुकी है। तो अब सम 2 नहीं रहा, अब सम की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है। अगेन सम की वैल्यू 3 होने के बाद वो क्या करेगा, प्रिंट कर लिया, पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब वो क्या करेगा, लूप के पास जाएगा, अगेन लूप की कंडीशन को चेक करेगा कि अब लूप की कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। लूप की कंडीशन को चेक करने के लिए अगेन जाएगा, ए इक्वल्स टू 1। अभी ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू यहाँ पर कंडीशन इनिशियलाइजेशन वैल्यू चेक करेगा। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन वैल्यू के तहत ए की वैल्यू क्या हो गई थी, अपडेट हो गई थी। अपडेट कैसे हुई थी, लास्ट टाइम अगर देखा था तो यहाँ पर जो था उससे पहले वाले स्टेप में हमने ए प्लस प्लस किया था, तो वहां पर ए की वैल्यू क्या हो गई थी, 3 हो गई थी। तो उसने यहाँ पर ए की वैल्यू को अपडेट कर दिया, 3 कर दिया। टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ जी है, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद क्या करेगा, ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का मतलब क्या है कि आप ए की वैल्यू को अपडेट कर देगा, अगेन क्या कर देगा, ए की वैल्यू को 4 कर देगा। तो उसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं जाऊँ तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 हो जानी चाहिए। ठीक है जी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 जाएगी। और इसी तरह से ये लूप मेरा चलता चला जाएगा। ये लूप मेरे पास कब तक चलेगा, ये लूप मेरे पास चलता चला जाएगा जब तक के ए की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। जैसे ही ए की वैल्यू 10 होगी, जैसे ही ए की वैल्यू 10 होगी, ये लूप की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, लास्ट स्टेटमेंट 10 तक चली जाएगी। 10 के बाद इंक्रीमेंट करेगा, ये 10 के बाद जैसे इंक्रीमेंट करेगा तो लास्ट एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, लेट्स सी।
लास्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास ये होना चाहिए कि a इक्वल्स टू क्या होगा जी, a इक्वल्स टू 11 क्योंकि वो अपडेट हो गया था, ठीक है, एंड 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 चेक करेगा, और 11 प्लस प्लस a प्लस प्लस दैट मीन्स 11 प्लस प्लस 12। अब ये चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि अगर आप ऊपर से नीचे तक चाहते हैं तो 10 इससे पहले वाले अगर लूप की बॉडी कर देखेंगे तो a की जगह क्या होता, a की जगह 9 होता, और यहाँ a की जगह 10 होता, और 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। लास्ट स्टेटमेंट होती है इक्विवेलेंट तक की। इक्विवेलेंट के बाद ये अब उसके बाद कंडीशन हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये जो कंडीशन है अब ये टेस्ट एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि 11 इज नॉट ग्रेटर देन 11 इज नॉट लेस देन और नॉट इक्वल टू 10, तो इसका मतलब टेस्ट एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं हो रही। जब टेस्ट एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं हो रही तो उसका मतलब ये अब लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। लूप की बॉडी से बाहर आने के बाद ये रिटर्न 0 कर देगा, और हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। So that's our example number 2. Now we'll move towards our next example, next topic, that is nested for loop. In nested for loop, it means that loop inside another loop. एक loop के अंदर दूसरे loop का चलना, मतलब multiple loops का आपस में चलना is called nesting. अगर बात करी जाए the placing of one loop inside the body of another loop is called nesting. अब जैसे यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल की तरह प्रोवाइड किया गया है कि एक लूप जो मेरे पास पहला वाला है और उसके अंदर मैंने क्या किया, एक और लूप जनरेट कर दिया है, मतलब पहले लूप की स्टेटमेंट के अंदर दूसरा लूप आ जाए, पहले लूप की जो स्टेटमेंट बॉडी है उसके अंदर एक और लूप आ जाए, तो दैट मीन्स इट इज टर्म्ड एज नेस्टिंग of looping or nested loop. When you nest two loops, the outer loop takes control of the number of complete repetitions of the inner loop. Outer loop अगर आप दो loops लेते हैं तो obvious सी बात है कि होगा क्या कि outer loop is the main controller of your inner loop. आउटर लूप कंट्रोल करेगा आपके इनर लूप की एग्जीक्यूशन को, आपके इनर लूप में किस तरह से प्रोग्राम चलेगा। तो पहले इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले स्टेटमेंट में मेरे पास आउटर लूप चलेगा, फिर उसके बाद इनर लूप की एग्जीक्यूशन होगी। इनर लूप की एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो इनर लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये इनर लूप से वापसी जाएगा आउटर लूप में, क्योंकि लूप का काम क्या होता है, लूप का काम यही होता है ना कि स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे, एक लूप की स्टेटमेंट बॉडी को एग्जीक्यूट करे, एग्जीक्यूट करने के बाद वापसी लूप की बॉडी को चेक करे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनर लूप को पहले स्टेटमेंट आई, आउटर लूप एक दफा चला, आउटर लूप एक दफा चलने के बाद उसके बाद एक दफा चलने के बाद इनर लूप चलेगा। इनर लूप की एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगी, नंबर ऑफ रिपीटिशंस कंप्लीट हो जाएगी, नंबर ऑफ आइटरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे इनर लूप की, देन अगेन इट विल गो टुवर्ड्स आउटर लूप। तो इसका मतलब एंड में पहले मेरे पास आउटर लूप चलेगा, फिर उसके बाद इनर लूप चलेगा, और फिर एंड में अगेन कौन सा लूप चलेगा, आउटर लूप चलेगा। सो इट विल टर्म्ड एज फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो पहले जाएगा वो बाद में बाहर आएगा। ये मेरे पास एग्जीक्यूशन चलती जाएगी। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस लूप, हाउ इट विल वर्क। सबसे पहली चीज, अगर मैं इसी लूप की बात करूं तो इस लूप में अगर देखा जाए तो फॉर एक नम लिया, एक नंबर लिया जिसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, इनिशियलाइजेशन, एक नंबर लिया उसकी इनिशियलाइजेशन, नंबर ले सकते हैं या कोई एक इंटीजर कह सकते हैं, एक वैल्यू कह सकते हैं, उसकी इनिशियलाइजेशन हमने किससे करा दी, 0 से करा दी है। ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या किया, एक टेस्ट एक्सप्रेशन लगा दी कि भाई इस लूप को चलना कब तक है, यानी ये जो num2 की वैल्यू जो 0 है वो चलेगा कब तक, वो चलेगा 9 दफा। इसकी टेस्ट एक्सप्रेशन लगा दी 9 दफा कि एक इनिशियल वैल्यू ली 0, उसकी टेस्ट एक्सप्रेशन क्या आ गई, 9 आ गई। अब इस लूप को कितनी दफा चलना है, 9 टाइम्स चलना है, और फिर 9 टाइम्स चलने के बाद इसमें इंक्रीमेंट करा देना है +1 का। तो अभी जैसे बात करी थी लास्ट एक्सप्रेशन में, इट विल गो ऑन लाइक दिस। अगर यहाँ पर आ जाओ आउटर लूप में, आउटर लूप में सबसे पहले num2 की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 यानी num2 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 आज ही है, कंडीशन ट्रू होगी, num2 प्लस प्लस, अब 0 से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो पहली दफा ये लूप चल गया मेरे पास। जब फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमें पता है कि वो
लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स आउटर लूप पहली दफा चला, आउटर लूप चलने के बाद अब लूप की बॉडी की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब लूप की बॉडी की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे ही आउटर लूप की बॉडी के अंदर आया तो आउटर लूप की बॉडी के अंदर हमारे पास एक और लूप मौजूद था। अब ये लूप किस तरह से काम कर रहा है, फॉर लूप की जो इनिशियल कंडीशन है फॉर num1 इक्वल्स टू 0, अगेन num1 लिया जिसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या थी 0 रख दी गई, एंड 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। यहाँ पर आ जाए, यहाँ देखें क्या है मेरे पास 0, num1 की वैल्यू क्या है 0, तो num1 की वैल्यू क्या आ गई 0, num1 यानी 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। हाँ जी, कंडीशन ट्रू है, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है। और num1 प्लस प्लस, अब num1 की वैल्यू जो 0 थी, अब 0 की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी +1 होके 0 से 1 हो जाएगी, यानी 0 + 1 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हो गया कितनी वैल्यू का 1 का। तो अब num1 की वैल्यू 0 से क्या हो गई 1 हो गई है। अब num1 की वैल्यू अपडेट होने के बाद, num1 की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा, यानी इनर लूप की स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। इनर लूप की स्टेटमेंट क्या कहती है कि सी आउट num2 स्पेस num1। अब num2 क्या था, num2 हमारे पास जो अगर देखा जाए num2 की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या थी num2 की इनिशियल वैल्यू मेरे पास 0 थी। तो इसका मतलब अब वो इनिशियल वैल्यू प्रिंट करेगा num2 की 0। उसके बाद num1, अब num1 की वैल्यू क्या हो गई थी, num1 की वैल्यू भी इनिशियल जो थी वैल्यू वो क्या थी हमारे पास 0 थी, तो num1 की इनिशियल वैल्यू 0 प्रिंट कर देगा। num1 की इनिशियल वैल्यू 0 प्रिंट करने के बाद अब ये क्या हो जाएगा, प्रोग्राम की फर्स्ट स्टेटमेंट यानी लूप पहली दफा चल जाएगा, इनर लूप की एग्जीक्यूशन पहली दफा हो जाएगी। अगेन अब वो इनर लूप की स्टेटमेंट को चेक करेगा। इनर लूप की स्टेटमेंट को अगेन जब चेक करने जाएगा तो अब num1 की वैल्यू, क्योंकि लास्ट टाइम num1 की वैल्यू क्या हो गई थी 0 से 1 हो चुकी थी, यहाँ पे num1 की लास्ट टाइम वैल्यू 0 से क्या हो गई थी 1 हो गई। तो उसका मतलब यहाँ पर भी num1 की वैल्यू अपडेट हो गई, 0 से 1 हो गई है। और num1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, यानी 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 टेस्ट एक्सप्रेशन में कह रहा है। तो हाँ जी बिल्कुल ये ट्रू है। और अब क्या करेगा, जब टेस्ट एक्सप्रेशन फुल जाएगी तो वो इंक्रीमेंटेशन एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा। और इंक्रीमेंटेशन एक्सप्रेशन क्या कहते हैं कि num1 प्लस प्लस num1 की वैल्यू क्या थी, num1 की वैल्यू हमारे पास 1 थी, वो एग्जीक्यूट करके 1 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो num1 की वैल्यू जब एग्जीक्यूट हो जाएगी इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर लूप की एग्जीक्यूशन हो गई मेरे पास, फॉर लूप की एग्जीक्यूशन हो गई, फॉर लूप ट्रू भी हो गया। तो इसका मतलब इनर लूप की एग्जीक्यूशन ट्रू हो चुकी है, इनर लूप की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगेन स्टेटमेंट पे जाएगा, अगेन सी आउट num2 स्पेस num1। num2 की वैल्यू अभी क्योंकि इनर लूप ही चला है, आउटर लूप नहीं चला है, अभी इनर लूप ही चला है, तो इसका मतलब अभी num2 की वैल्यू क्या थी, num2 की वैल्यू 0 ही रहेगी, num2 की वैल्यू क्या रहेगी 0 ही रहेगी। तो इसका मतलब 0 प्रिंट हो जाएगा। स्पेस आया और num1, अब num1 क्या हो गया था, num1 की वैल्यू लास्ट टाइम हमारे पास क्या हो गई थी अपडेट हो चुकी थी, तो उसका इनिशियल वैल्यू क्या हो गई थी अब जो अपडेटेड वैल्यू थी num1 की वो क्या हो गई थी 1 हो गई थी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब अब दूसरी दफा मेरा ये लूप चल गया इनर लूप, और दूसरी दफा इनर लूप चलने के बाद इसकी स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। जब इनर लूप की स्टेटमेंट दूसरी दफा एग्जीक्यूट होगी अब अगेन जाएगा, ये कब तक चलता चला जाएगा, ये अगर मैं थर्ड टाइम की बात करूं अगेन, तो थर्ड टाइम में अगेन क्या होगा, num1 की वैल्यू क्या हो गई थी, num1 की वैल्यू अपडेट हो गई थी, num1 की वैल्यू अपडेट होने के बाद 2 से क्या 1 से क्या हो गई थी अपडेट होने के बाद 2 हो गई थी, 2 होने के बाद num1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 था। हाँ जी 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है। num1 प्लस प्लस यानी अब 2 से क्या उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 3 हो जानी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि सी आउट num2 स्पेस num1 एंड एल। सी आउट num2 की वैल्यू क्या थी, अभी लूप इनर लूप ही चल रहा है, आउटर लूप पे गया ही नहीं है ये, क्योंकि इनर लूप की कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है, इनर लूप की कंडीशन फुलफिल हो रही है। इनर लूप कब तक चलता चला जाएगा, जब तक कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 9 नहीं हो जाती है। ठीक है जी, जैसी ग्रेटर देन 9 होगी ये इनर लूप से बाहर चले जाना चाहिए। अभी हम थर्ड टाइम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब इसकी अभी वैल्यू क्या है, थर्ड है, तो उसका मतलब num1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। num1 की वैल्यू 3 आने के बाद इसने एग्जीक्यूट कर दिया 3 को, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। num2 की वैल्यू क्या है, अभी भी num2 की वैल्यू मेरे पास
0 ही है। स्पेस आया num1 की वैल्यू हमारे पास अपडेट हो चुकी है। num1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई थी, 2 हो गई थी, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया 2। इसी तरह से ये लूप यहाँ पर आप देख जाएंगे कि यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से चल रहा है कि 4 टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा, 6 7 8। अब जब 9 टाइम्स इसकी बारी आएगी तो 9 टाइम्स में क्या होगा, 9 टाइम्स में इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कंडीशन क्या होगी, 9 इज लेस देन तो नहीं है, लेस देन की कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी, लेकिन इक्वल टू की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब इक्वल टू की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, जब 9 हो गया इसके बाद क्या होगा, num2 प्रिंट करेगा, स्पेस आएगा, num1 प्रिंट करेगा। तो इससे पहले num1 की वैल्यू क्या थी, 8 थी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा मेरे पास, सेम नेक्स्ट लाइन में अब अपडेट हो चुका होगा num1 जब अपडेट हो चुका होगा तो अब वो 9 से क्या हो गया, 10 हो गया। 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 इज, अब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती क्योंकि 10 इज neither लेस देन नॉर इक्वल टू 9। 10 is greater than 9, so that means टेस्ट एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं हो रही। जब टेस्ट एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं होगी तो अब ये क्या होगा, अब ये इनर लूप से बाहर चला जाएगा। इनर लूप एक दफा एग्जीक्यूट हो गया, यानी आउटर लूप की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है 9 टाइम्स। जब आउटर लूप की एग्जीक्यूशन हो जाएगी तो वापसी कहाँ जाएगा, ये आउटर लूप की कंडीशन को चेक करेगा। अब ये आउटर लूप पे चला जाएगा और आउटर लूप पे जाने के बाद अब आउटर लूप की एग्जीक्यूशन चेक करेगा। आउटर लूप की एग्जीक्यूशन में क्या होगा, अब num2 को चेक करेगा। num2 इक्वल्स टू, अब num2 अगर आप लास्ट टाइम देखें जो पहली दफा लूप चला था, num2 की वैल्यू अपडेट हो चुकी थी, 0 से क्या हो गई थी, 1 हो गई थी। तो num2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अगेन चेक किया, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है, हाँ जी बिल्कुल है, 1 is less than equals to 9। then it will check, it will increment the value of num2। num2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, num2 प्लस प्लस, तो ये num2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अब इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, जो 1 थी इसकी इनिशियल वैल्यू अब क्या हो जाएगी, इसकी चेंज जाएगी। तो इसका मतलब अब num2 की वैल्यू अपडेट हो गई है। num2 की वैल्यू अपडेट होने के बाद 0 से क्या हो गई है, 2 हो चुकी है। अब जब फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, एक दफा आउटर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। आउटर लूप की एग्जीक्यूट होने के बाद एक आउटर लूप की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, इनर लूप पे आ जाएगा। अब इनर लूप किस तरह से चलेगा, इनर लूप सेम जैसे लास्ट टाइम चला था उसी तरह चलेगा, सिर्फ एक चीज की चेंजिंग आ जाएगी, num2 अब अपडेट होके 1 से क्या हो गया, 2 0 से क्या हो गया, num2 की वैल्यू अपडेट होके 0 से 1 हो चुकी है। तो यहाँ पर आप आउटपुट भी देख सकते हैं किस तरह से चल रहा है। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेप्स हैं, ये इसी तरह से चलता चला जाएगा। कब तक चलेगा, अगेन जब तक कि ये 9 टाइम्स नंबर को 9 टाइम्स नंबर को प्रिंट नहीं कर देता। So now class, we are moving to our next example, that is example number 2. In this example, we have to display series of numbers from 1 to n. What is n? N is the value of that variable that is desired by the user. User जो भी वैल्यू डालेगा n की, उस वैल्यू तक मुझे अपनी एक नंबर की सीरीज जनरेट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे बताया गया है कि एक यूजर इंटर एंड पॉइंट ऑफ द सीरीज का एंड पॉइंट यूजर ने सिर्फ डाला है कि एंड बेसिकली एंड पॉइंट है, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एंड रिप्रेजेंट करेगा सीरीज के लास्ट नंबर को। सो लास्ट नंबर हमने यूजर ने 10 प्रेस किया, तो 1 से लेकर 10 तक इनिशियलाइजेशन थी हमारे पास, तो 1 से लेकर 10 तक नंबर की सीरीज जनरेट कर दिया है। अब हमने ये सीरीज जनरेट करनी है यूजिंग फॉर लूप। नाउ लेट्स सी हाउ इट विल हैपन। सबसे पहले हमने क्या किया, हैश इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग स्पेस स्टैंडर्ड इंटीजर मेन, ये सारी वैल्यूज ऐड करने के बाद हमने इंटीजर ए, एक वेरिएबल लिया ए, उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी इंटीजर। एक और वेरिएबल लिया आई, उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी इंटीजर कॉमा सम। 3 वेरिएबल्स बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ए, आई और सम। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन तीनों की जो डेटा टाइप डिफाइन करी गई है वो इंटीजर डिफाइन करी है। इसके बाद सी आउट में हमारे पास जो कमांड आ रही है वो कह रही है इंटर एंड पॉइंट ऑफ द सीरीज। जैसे यहाँ पर जो आउटपुट है, आउटपुट से हम लिखते हैं कि एंड पॉइंट सीरीज की आपने बतानी है कौन सी है, \n cn आई की वैल्यू। अब यहाँ पर जो आई है दैट विल बी टर्म्ड एज n। ओके जी, आई विल बी टर्म्ड एज n, तो मतलब आप जो भी आई की वैल्यू डालेंगे वो क्या हो जाएगी, वो एंड पॉइंट हो जाएगी मेरी सीरीज की, कि मेरी सीरीज एंड कहाँ होगी, आइदर इट विल बी 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स। दैट मीन्स यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है। क्या कंडीशन बन रही है कि ये लूप कब तक चलता रहेगा,
ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि मेरी जनरेटेड वैल्यूज आई के बराबर ना हो जाए। तो इनिशियलाइजेशन की अगर बात, इनिशियलाइजेशन की टेस्ट एक्सप्रेशन की बात करें तो टेस्ट एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल टू दैट स्पेसिफिक वैल्यू और दैट वेरिएबल दैट इज पी आर दैट इज इंटेंडेड बाय द यूजर। सो नाउ अब फॉर लूप की बॉडी में आ जाते हैं, फॉर लूप को समझते हैं किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पे। तो टेस्ट एक्सप्रेशन आइडिया हो चुका होगा कि टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या करना है, हिंट मिल चुका होगा। हिंट क्या है? हिंट ये है कि आपने एक सीरीज जनरेट करनी है एन तक की, ठीक है। तो एन तक की सीरीज जनरेट करने के लिए आपको लूप कब तक चलाना पड़ेगा? आपको लूप एन टाइम्स चलाना पड़ेगा। नंबर ऑफ टाइम्स क्या होंगे लूप के अभी चलाने के? एन होगा, एन। तो एन कह लें या आई कह लें, सेम बात होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब टेस्ट एक्सप्रेशन मस्ट बी less than equals to that specific value or that variable that is intended by the user, or that must be equivalent to the integer or entered number that is I। वो जो entered number मैंने ऐड किया है, इन नंबर जो इंटर किया है I की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ओके जी। तो टेस्ट एक्सप्रेशन में भी दे सकते हैं इनिशियलाइजेशन, क्योंकि हमारे पास लूप स्टार्ट होगा। अब आप एक अजम्पशन चल रहा है, लूप जो स्टार्ट होगा, लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो उसका मतलब इनिशियलाइजेशन वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनिशियलाइजेशन वैल्यू मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द 1। तो एक जो वेरिएबल लिया था, यहाँ समझ में आ रही की बात कि यहाँ पर वेरिएबल्स 3 क्यों ले रहे हैं? पहला वेरिएबल तो इनिशियलाइजेशन कैरेक्टर ले लिया, दूसरा वेरिएबल कौन सा ले लिया? दूसरा वेरिएबल वो वेरिएबल ले लिया जहां तक लूप चलना है। दूसरा वेरिएबल कहाँ कौन सा लिया? वो वेरिएबल लिया जहां तक लूप चलना है, या इन अदर वर्ड्स वो वेरिएबल लिया जो कि यूजर एंटर करेगा, जो इसको यूजर की जिसकी वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर आएगी। ओके जी। तो इनिशियलाइजेशन तो 1 से स्टार्ट हो गई। टेस्ट एक्सप्रेशन अभी जैसे बताया कि टेस्ट एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास? टेस्ट एक्सप्रेशन लाजमी तौर पर वो होनी चाहिए कि लूप जिस पॉइंट पे एंड हो, लूप जिस पॉइंट पे एंड हो, तो उसका मतलब 1 से स्टार्ट हो, ठीक है जी, और कहाँ खत्म हो? यूजर की इंटेंडेड वैल्यू पे खत्म हो। यूजर जो पॉइंट नंबर ऑफ यूजर जो आई इंटर करे उस पे खत्म हो, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट, और कहाँ तक चले? यूजर की डिफाइंड वैल्यू तक चले। तो इसका मतलब कंडीशन क्या बन रही है कि a इज लेस देन इक्वल्स टू आई। ओके जी, a इज लेस देन इक्वल्स टू आई। तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट हुआ, ये पहली दफा चला, और फिर उसने चेक किया कि हाँ जी, यूजर ने फर्स्ट कर लिया 10 प्रेस किया, यूजर ने 10 प्रेस किया, तो 1 इज इक्वल टू 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है या नहीं है? अच्छा, ये हमारे पास इस तरह से प्रिंट हुआ। इस प्रिंट होने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे सी आउट सम लूप की बॉडी के अंदर चला गया। लूप की बॉडी के अंदर जाने के बाद सी आउट सम एंड एल, ठीक है। अब सम क्या था मेरे पास? सम एक वेरिएबल है, आप सम ना लें, आप नंबर ले लें, ठीक है जी। सम क्योंकि एक चीज डिफाइन करता है कि किसी चीज को सम करना है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, वट एवर यू। तो सी आउट सम एंड एल, तो उसने वो नंबर प्रिंट कर दिया। नंबर क्या था मेरे पास? नंबर 1 था, ठीक है जी। ये यहाँ जो हुआ, यहाँ पर लूप की एग्जीक्यूशन चल रही है, लूप की बॉडी के अंदर वो नंबर प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रिंटिंग भी साथ साथ चल रही है हमारे पास यहाँ पे सम के अंदर। तो सी आउट सम एंड एल, सम आ गया। अब फर्स्ट नंबर क्या था? 1 था, 1 प्रिंट हो गया, सम। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन की एग्जीक्यूशन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद क्या? सम इक्वल्स टू सम प्लस 1, सम प्लस 1। अब यहाँ पर अगेन क्या करेगा? यहाँ पर सम की वैल्यू क्या थी? सम की वैल्यू 1 थी, तो क्या हो गया? 1 प्लस 1। दैट मीन्स अब सम की वैल्यू अपडेट हो गई है। सम की जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू थी वो अपडेट हो गई है, वो क्या हो गई है? 2 हो गई। तो इसका मतलब अब सम यहाँ पे जो फॉर लूप की बॉडी के पहले जो इनिशियलाइज करवाया था, यहाँ पे सम की वैल्यू 1, अब यहाँ 1 नहीं रही, यहाँ 2 हो गई है, क्योंकि सम की वैल्यू अब अपडेट हो गई है। अगेन लूप में चलेगा। अब इसी चीज को हम यहाँ समझ लेते हैं। नाउ लेट्स कम हियर। जब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मैसेज क्या आया? इंटर एंड पॉइंट ऑफ सीरीज। यहाँ पर ये मेरे पास आउटपुट की CLI है। इंटर एंड पॉइंट ऑफ सीरीज, एंड पॉइंट एंटर करना है। एंड पॉइंट क्या एंटर किया? CNI, आई क्या एंटर किया? यूजर ने 10 प्रेस किया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? आई की वैल्यू 10 हो गई है। आई की वैल्यू जैसी 10 हुई, अब क्या हुआ? लूप की बॉडी के अंदर गया। लूप की बॉडी अब काम किस तरह से करेगी? ये लूप की बॉडी हमारे पास है। लूप में क्या हो गया? ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई? ए की वैल्यू 1 के बराबर है।
ठीक है जी, ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए की वैल्यू 1 के बराबर, क्योंकि हमने फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन करवाई हुई है कि ए इक्वल्स टू 1, सो हियर इट इज ए इक्वल्स टू 1, ए की ए वेरिएबल में क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। फिर उसके बाद ए इज लेस देन इक्वल्स टू आई क्या है मेरे पास, आई मेरे पास 10 है। चेक कर रहा है कि भाई ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है यानी ए की वैल्यू क्या है 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आई क्या है 10 है। क्या है मतलब ये कंडीशन है ना, ए यानी 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ जी है, कंडीशन ट्रू हो रही है। जब कंडीशन ट्रू हो रही है इसका मतलब अब ये लूप को एग्जीक्यूट करेगा, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट गया, चेक करा उसने, इंक्रीमेंटेशन एक्सप्रेशन चेक करी। इंक्रीमेंटेशन एक्सप्रेशन क्या कहती है कि a प्लस प्लस, अब उसने क्या करना है, a की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है +1, a की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है +1, a की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो उसका मतलब अब a की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, a की वैल्यू अब 2 हो जानी चाहिए। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमारे पास फर्स्ट लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद, लूप की कंडीशन ट्रू होने के बाद, फॉर लूप की कंडीशन ट्रू होने के बाद अब क्या करना है, अब इसने लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना है, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना है कि लूप की बॉडी में क्या क्या जो जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले काम क्या करेगा, सी आउट सम। अब सम क्या है, जैसे अभी बताया था, सम की इनिशियल वैल्यू क्या है 1 है, उसने 1 प्रिंट कर दिया एंड एल। नेक्स्ट लाइन पे गया सम इक्वल्स टू सम प्लस 1। नेक्स्ट लाइन पे गया सम की वैल्यू क्या थी इनिशियली 1 थी, सम की वैल्यू 1 आ गई और इसने क्या किया उसमें +1 ऐड कर दिया, तो इसी तरह से यहाँ पर +1 ऐड हो गया, तो 1 + 1 इक्वल्स टू 2। तो सम की वैल्यू अब क्या हो गई है, सम की वैल्यू अपडेट हो गई है 2। यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन की थी, यहाँ पर अब सम की वैल्यू 1 नहीं रही, अब यहाँ पर सम की वैल्यू क्या हो गई है, अब यहाँ पे सम की वैल्यू 2 हो गई है। ये लूप एक टाइम मेरे पास चल गया है और आउटपुट में मेरे पास क्या प्रिंट हो गया है 1 प्रिंट हो गया है। जैसे आउटपुट में 1 प्रिंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब लूप सेकंड टाइम जाएगा और कंडीशन चेक करेगा। अब सेकंड टाइम में क्या होगा, नाउ लेट्स सी। अब सेकंड टाइम में ये लूप को ही एग्जीक्यूट करेगा, लूप से बाहर नहीं जाएगा। फॉर लूप की बॉडी को चेक करेगा, फॉर लूप की एक्सप्रेशन को चेक करेगा, उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ये लूप चलता चला जाएगा, ये लूप के अंदर ही घूमता चला जाएगा, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा until and unless the test expression has been fulfilled। जैसे टेस्ट एक्सप्रेशन फुलफिल हो गई, ये लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि अब ऊपर नहीं जाएगा, एंड पॉइंट की अब इसको जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये अगेन लूप को एग्जीक्यूट करेगा। तो जनाब अब लूप की एग्जीक्यूशन सेकंड टाइम चेक करते हैं क्या हो गई है। नाउ लेट्स सी, ए की वैल्यू जो थी हमारे पास, अब ए की वैल्यू पहले स्टेप में 1 थी, लेकिन हमने क्या बात करी थी, हमने बोला था कि इंक्रीमेंटेशन वैल्यू जो थी टेस्ट एक्सप्रेशन में फॉर लूप की, वो क्या हो गई थी, उसको अपडेट कर दिया गया था, 1 से 2 पे अपडेट कर दिया गया था। तो इसका मतलब अब ए की वैल्यू 1 नहीं रही, अब ए की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, कि क्या हो गई, अब ए की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या कर दी है, 2 कर दी है। तो जनाब इनिशियल एक्सप्रेशन तो अपडेट हो गई है, इनिशियल एक्सप्रेशन अपडेट होने के बाद ये टेस्ट एक्सप्रेशन पे जाएगा। टेस्ट एक्सप्रेशन क्या कहती है, टेस्ट एक्सप्रेशन कहती है कि ए इज लेस देन इक्वल्स टू आई, क्या ए की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू आई है। ए की वैल्यू क्या हो गई है, अपडेट हो गई है, 2 हो गई है, कि 2 अब चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। आई क्या था 10 था ना, आई चेंज नहीं होगा, आई अब फिक्स्ड ही रहेगा, आई की वैल्यू 10 प्रोवाइड कर दी है, आई 10 ही रहेगा। तो उसका मतलब नंबर ऑफ जो प्रिंट्स होने वो कितने होने, 10 तक प्रिंट होने, तो उसका मतलब आई हैज बीन फिक्स्ड। नाउ इट हैज, ये जो एक्सप्रेशन अभी ट्रू हो चुकी है मेरे पास, क्यों, क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ट्रू है। आगे वो जाएगा, आगे चेक करेगा, आगे वो क्या करेगा, इंक्रीमेंटेशन एक्सप्रेशन चेक करेगा। इंक्रीमेंटेशन एक्सप्रेशन क्या कहती है, ए प्लस प्लस, अब ए की वैल्यू में क्या करना है, इंक्रीमेंट कर देना है। अब ए की वैल्यू क्या थी 2 थी, अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये हो गई मेरे पास लूप की बॉडी की एग्जीक्यूशन। जब लूप की बॉडी की एग्जीक्यूशन हो गई, लूप की बॉडी ट्रू हो गई, अब क्या जाए, अब कहाँ जाएगा, अब ये लूप की बॉडी में चले जाएगा, लूप की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। नाउ अगेन लूप की स्टेटमेंट क्या कहती है कि सी आउट सम। अब सम जो मैंने पहले बताया था, सम की वैल्यू क्या हो गई थी, सम की वैल्यू अपडेट हो गई थी लास्ट टाइम, सम की वैल्यू क्या हो गई थी, सम की वैल्यू अब यहाँ पर 1 नहीं रही थी, सम की वैल्यू क्या हो गई थी 2 हो गई थी। दैट मीन्स अब यहाँ पर सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, तो उसका मतलब यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा।
2 प्रिंट होने के बाद अगेन वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चेक करेगा सम इक्वल्स टू सम प्लस 1। अब 2 की वैल्यू क्या हो गई थी, 2 की वैल्यू सम की वैल्यू क्या हो गई, सम की वैल्यू 2 हो गई थी। सो इसका मतलब 2 + 1 दैट मीन्स अब सम की वैल्यू क्या हो गई, अगेन 3 हो गई। इसका मतलब अब ये जो इनिशियलाइजेशन में सम की वैल्यू थी वो अपडेट हो चुकी है। तो अब सम 2 नहीं रहा, अब सम की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है। अगेन सम की वैल्यू 3 होने के बाद वो क्या करेगा, प्रिंट कर लिया, पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब वो क्या करेगा, लूप के पास जाएगा, अगेन लूप की कंडीशन को चेक करेगा कि अब लूप की कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। लूप की कंडीशन को चेक करने के लिए अगेन जाएगा, a इक्वल्स टू 1। अभी a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू यहाँ पर कंडीशन इनिशियलाइजेशन वैल्यू चेक करेगा। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन वैल्यू के तहत a की वैल्यू क्या हो गई थी, अपडेट हो गई थी। अपडेट कैसे हुई थी, लास्ट टाइम अगर देखा था तो यहाँ पर जो था उससे पहले वाले स्टेप में हमने a प्लस प्लस किया था, तो वहां पर a की वैल्यू क्या हो गई थी, 3 हो गई थी। तो उसने यहाँ पर a की वैल्यू को अपडेट कर दिया, 3 कर दिया। टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ जी है, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद क्या करेगा, a प्लस प्लस, a प्लस प्लस का मतलब क्या है कि आप a की वैल्यू को अपडेट कर देगा, अगेन क्या कर देगा, a की वैल्यू को 4 कर देगा। तो उसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं जाऊं तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 हो जानी चाहिए। ठीक है जी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 जाएगी। और इसी तरह से ये लूप मेरा चलता चला जाएगा। ये लूप मेरे पास कब तक चलेगा, ये लूप मेरे पास चलता चला जाएगा जब तक के a की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। जैसे ही a की वैल्यू 10 होगी, जैसे ही a की वैल्यू 10 होगी, ये लूप की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, लास्ट स्टेटमेंट 10 तक चली जाएगी। 10 के बाद इंक्रीमेंट करेगा, ये 10 के बाद जैसे इंक्रीमेंट करेगा तो लास्ट एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, लेट्स सी। लास्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास ये होना चाहिए कि a इक्वल्स टू क्या होगा जी, a इक्वल्स टू 11, क्योंकि वो अपडेट हो गया था, ठीक है, एंड 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 चेक करेगा। और 11 प्लस प्लस a प्लस प्लस दैट मीन्स 11 प्लस प्लस 12। अब ये चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि अगर आप ऊपर से नीचे तक चाहते हैं, 10 इससे पहले वाले अगर लूप की बॉडी कर देखेंगे तो a की जगह क्या होता है, a की जगह 9 होता और यहाँ a की जगह 10 होता, और 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। लास्ट स्टेटमेंट होती है इक्विवेलेंट तक की। इक्विवेलेंट के बाद ये अब उसके बाद कंडीशन हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, अब ये टेस्ट एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि 11 इज नॉट ग्रेटर देन 11 इज नॉट लेस देन और नॉट इक्वल टू 10। तो उसका मतलब टेस्ट एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं हो रही। जब टेस्ट एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं हो रही तो उसका मतलब ये अब लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। लूप की बॉडी से बाहर आने के बाद ये रिटर्न 0 कर देगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। So that's our example number 2. Now we'll move towards our next example, next topic, that is nested for loop. In nested for loop, it means that loop inside another loop. एक loop के अंदर दूसरे loop का चलना, मतलब मल्टीपल लूप्स का आपस में चलना is called nesting. अगर बात करी जाए the placing of one loop inside the body of another loop is called nesting. अब जैसे यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल की तरह प्रोवाइड किया गया है कि एक लूप तो मेरे पास पहला वाला है और उसके अंदर मैंने क्या किया, एक और लूप जनरेट कर दिया। मतलब पहले लूप की स्टेटमेंट के अंदर दूसरा लूप आ जाए, पहले लूप की जो स्टेटमेंट बॉडी है उसके अंदर एक और लूप आ जाए, तो दैट मीन्स इट इज टर्म्ड एज नेस्टिंग ऑफ लूपिंग और नेस्टेड लूप. When you nest two loops, the outer loop takes control of the number of complete repetitions of the inner loop. Outer loop, अगर आप दो loops लेते हैं तो obvious सी बात है कि होगा क्या कि outer loop is the main controller of your inner loop. आउटर लूप कंट्रोल करेगा आपके इनर लूप की एग्जीक्यूशन को, आपके इनर लूप में किस तरह से प्रोग्राम चलेगा। तो पहले इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले स्टेटमेंट में मेरे पास आउटर लूप चलेगा, फिर उसके बाद इनर लूप की एग्जीक्यूशन होगी। इनर लूप की एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो इनर लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये इनर लूप से वापसी जाएगा आउटर लूप में, क्योंकि लूप का काम क्या होता है, लूप का काम यही होता है ना कि स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे, एक लूप की स्टेटमेंट बॉडी को एग्जीक्यूट करे, एग्जीक्यूट करने के बाद वापसी लूप की बॉडी को चेक करे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनर लूप को पहले स्टेटमेंट आई,
आउटर लूप एक दफा चला, आउटर लूप एक दफा चलने के बाद उसके बाद एक दफा चलने के बाद इनर लूप चलेगा। इनर लूप की एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगी, नंबर ऑफ रिपीटिशंस कंप्लीट हो जाएगी, नंबर ऑफ आइटरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी इनर लूप की, देन अगेन इट विल गो टुवर्ड्स आउटर लूप। तो इसका मतलब एंड में पहले मेरे पास आउटर लूप चलेगा, फिर उसके बाद इनर लूप चलेगा, और फिर एंड में अगेन कौन सा लूप चलेगा, आउटर लूप चलेगा। सो इट विल टर्म्ड एज फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो पहले जाएगा वो बाद में बाहर आएगा। ये मेरे पास एग्जीक्यूशन चलती जाएगी। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस लूप, हाउ इट विल वर्क। सबसे पहली चीज, अगर मैं इसी लूप की बात करूं तो इस लूप में अगर देखा जाए तो फॉर एक नम लिया, एक नंबर लिया जिसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, इनिशियलाइजेशन, एक नंबर लिया उसकी इनिशियलाइजेशन, नंबर ले सकते हैं या कोई एक इंटीजर कह सकते हैं, एक वैल्यू कह सकते हैं, उसकी इनिशियलाइजेशन हमने किससे करा दी, 0 से करा दी है। ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या किया, एक टेस्ट एक्सप्रेशन लगा दी कि भाई इस लूप को चलना कब तक है, यानी ये जो num2 की वैल्यू यानी जो 0 है वो चलेगा कब तक, वो चलेगा 9 दफा। इसकी टेस्ट एक्सप्रेशन लगा दी 9 दफा कि एक इनिशियल वैल्यू ली 0, उसकी टेस्ट एक्सप्रेशन क्या आ गई, 9 आ गई। अब इस लूप को कितनी दफा चलना है, 9 टाइम्स चलना है, और फिर 9 टाइम्स चलने के बाद इसमें इंक्रीमेंट करा देना है +1 का। तो अभी जैसे बात करी थी लास्ट एक्सप्रेशन में, इट विल गो ऑन लाइक दिस। अगर यहाँ पर आ जाओ आउटर लूप में, आउटर लूप में सबसे पहले num2 की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 यानी num2 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, 0 लेस देन इक्वल्स टू 9 आज ही है, कंडीशन ट्रू होगी, num2 प्लस प्लस, अब 0 से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो पहली दफा ये लूप चल गया मेरे पास। जब फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमें पता है कि वो लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स आउटर लूप पहली दफा चला, आउटर लूप चलने के बाद अब लूप की बॉडी की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब लूप की बॉडी की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे ही आउटर लूप की बॉडी के अंदर आया तो आउटर लूप की बॉडी के अंदर हमारे पास एक और लूप मौजूद था। अब ये लूप किस तरह से काम कर रहा है, फॉर लूप की जो इनिशियल कंडीशन है, फॉर num1 इक्वल्स टू 0, अगेन num1 लिया जिसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0 रख दी गई, एंड 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। यहाँ पर आ जाए, यहाँ देखें क्या है मेरे पास, 0, num1 की वैल्यू क्या है, 0, तो num1 की वैल्यू क्या आ गई, 0, num1 यानी 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। हाँ जी, कंडीशन ट्रू है, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है। और num1 प्लस प्लस, अब num1 की वैल्यू जो 0 थी, अब 0 की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, +1 होके 0 से 1 हो जाएगी, यानी 0 + 1 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हो गया, कितनी वैल्यू का, 1 का। तो अब num1 की वैल्यू 0 से क्या हो गई, 1 हो गई है। अब num1 की वैल्यू अपडेट होने के बाद, num1 की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा, यानी इनर लूप की स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। इनर लूप की स्टेटमेंट क्या कहती है कि सी आउट num2 स्पेस num1। अब num2 क्या था, num2 हमारे पास जो अगर देखा जाए num2 की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या थी num2 की इनिशियल वैल्यू मेरे पास 0 थी। तो इसका मतलब अब वो इनिशियल वैल्यू प्रिंट करेगा num2 की 0। उसके बाद num1, अब num1 की वैल्यू क्या हो गई थी, num1 की वैल्यू भी इनिशियल जो थी वैल्यू वो क्या थी हमारे पास, 0 थी, तो num1 की इनिशियल वैल्यू 0 प्रिंट कर देगा। num1 की इनिशियल वैल्यू 0 प्रिंट करने के बाद अब ये क्या हो जाएगा, प्रोग्राम की फर्स्ट स्टेटमेंट यानी लूप पहली दफा चल जाएगा, इनर लूप की एग्जीक्यूशन पहली दफा हो जाएगी। अगेन अब वो इनर लूप की स्टेटमेंट को चेक करेगा। इनर लूप की स्टेटमेंट को अगेन जब चेक करने जाएगा तो अब num1 की वैल्यू, क्योंकि लास्ट टाइम num1 की वैल्यू क्या हो गई थी, 0 से 1 हो चुकी थी, यहाँ पे num1 की लास्ट टाइम वैल्यू 0 से क्या हो गई थी, 1 हो गई। तो उसका मतलब यहाँ पर भी num1 की वैल्यू अपडेट हो गई, 0 से 1 हो गई है। और num1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, यानी 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 टेस्ट एक्सप्रेशन में कह रहा है। तो हाँ जी बिल्कुल ये ट्रू है। और अब क्या करेगा, जब टेस्ट एक्सप्रेशन फुल जाएगी तो वो इंक्रीमेंटेशन एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा। और इंक्रीमेंटेशन एक्सप्रेशन क्या कहते हैं कि num1 प्लस प्लस, num1 की वैल्यू क्या थी, num1 की वैल्यू हमारे पास 1 थी, वो एग्जीक्यूट करके 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो num1 की वैल्यू जब एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर लूप की एग्जीक्यूशन होगी मेरे पास। फॉर लूप की एग्जीक्यूशन हो गई, फॉर लूप ट्रू भी हो गया, तो उसका मतलब इनर लूप की
एग्जीक्यूशन ट्रू हो चुकी है, इनर लूप की स्टेटमेंट को अब एग्जीक्यूट करेगा। अगेन स्टेटमेंट पे जाएगा, अगेन सी आउट num2 स्पेस num1। num2 की वैल्यू अभी इनर लूप ही चला है, आउटर लूप नहीं चला है, अभी इनर लूप ही चला है, तो इसका मतलब अब num2 की वैल्यू क्या थी, num2 की वैल्यू 0 ही रहेगी, num2 की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, तो इसका मतलब 0 प्रिंट हो जाएगा। स्पेस आया और num1, अब num1 क्या हो गया था, num1 की वैल्यू लास्ट टाइम हमारे पास क्या हो गई थी, अपडेट हो चुकी थी, तो उसका इनिशियल वैल्यू क्या हो गई थी, अब जो अपडेटेड वैल्यू थी num1 की वो क्या हो गई थी, 1 हो गई थी, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब अब दूसरी दफा मेरा ये लूप चल गया इनर लूप, और दूसरी दफा इनर लूप चलने के बाद इसकी स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। जब इनर लूप की स्टेटमेंट दूसरी दफा एग्जीक्यूट होगी, अब अगेन जाएगा, ये कब तक चलता चला जाएगा, ये अगर मैं थर्ड टाइम की बात करूं अगेन, तो थर्ड टाइम में अगेन क्या होगा, num1 की वैल्यू क्या हो गई थी, num1 की वैल्यू अपडेट हो गई थी, num1 की वैल्यू अपडेट होने के बाद 2 से क्या 1 से क्या हो गई थी, अपडेट होने के बाद 2 हो गई थी, 2 होने के बाद num1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 था, हाँ जी 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है, num1 प्लस प्लस यानी अब 2 से क्या उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए, 3 हो जानी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि सी आउट num2 स्पेस num1 एंड एल, सी आउट num2 की वैल्यू क्या थी, अभी लूप इनर लूप ही चल रहा है, आउटर लूप पे गया ही नहीं है ये, क्योंकि इनर लूप की कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है, इनर लूप की कंडीशन फुलफिल हो रही है। इनर लूप कब तक चलता चला जाएगा, जब तक कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 9 नहीं हो जाती है। ठीक है जी, जैसे ग्रेटर देन 9 होगी ये इनर लूप से बाहर चले जाना चाहिए। अभी हम थर्ड टाइम बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब इसकी अभी वैल्यू क्या है, थर्ड है, तो उसका मतलब num1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, num1 की वैल्यू 3 आने के बाद इसने एग्जीक्यूट कर दिया, 3 को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। num2 की वैल्यू क्या है, अभी भी num2 की वैल्यू मेरे पास 0 ही है। स्पेस आया num1 की वैल्यू हमारे पास अपडेट हो चुकी है, num1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई थी, 2 हो गई थी, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया 2। इसी तरह से ये लूप यहाँ पर आप देख जाएंगे कि यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से चल रहा है, कि 4 टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा, 6 7 8। अब जब 9 टाइम्स इसकी बारी आएगी, तो 9 टाइम्स में क्या होगा, 9 टाइम्स में इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कंडीशन क्या होगी, 9 इज लेस देन तो नहीं है, लेस देन की कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी, लेकिन इक्वल टू की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब इक्वल टू की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, जब 9 हो गया इसके बाद क्या होगा, num2 प्रिंट करेगा, स्पेस आएगा, num1 प्रिंट करेगा, तो इससे पहले num1 की वैल्यू क्या थी, 8 थी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा मेरे पास, सेम नेक्स्ट लाइन में अब अपडेट हो चुका होगा num1 जब अपडेट हो चुका होगा तो अब वो 9 से क्या हो गया, 10 हो गया, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 इज, अब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती, क्योंकि 10 इज नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू 9, 10 इज ग्रेटर देन 9, सो दैट मीन्स टेस्ट एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं हो रही। जब टेस्ट एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं होगी तो अब ये क्या होगा, अब ये इनर लूप से बाहर चला जाएगा, इनर लूप एक दफा एग्जीक्यूट हो गया, यानी आउटर लूप की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है 9 टाइम्स। जब आउटर लूप की एग्जीक्यूशन हो जाएगी तो वापसी कहाँ जाएगा, ये आउटर लूप की कंडीशन को चेक करेगा। अब ये आउटर लूप पे चला जाएगा, और आउटर लूप पे जाने के बाद अब आउटर लूप की एग्जीक्यूशन चेक करेगा। आउटर लूप की एग्जीक्यूशन में क्या होगा, अब num2 को चेक करेगा, num2 इक्वल्स टू, अब num2 अगर आप लास्ट टाइम देखें जो पहली दफा लूप चला था, num2 की वैल्यू अपडेट हो चुकी थी, 0 से क्या हो गई थी, 1 हो गई थी, तो num2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अगेन चेक किया, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है, हाँ जी बिल्कुल है, 1 is less than equals to 9, then it will check, it will increment the value of num2, num2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, num2 प्लस प्लस, तो ये num2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अब इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, जो 1 थी इसकी इनिशियल वैल्यू अब क्या हो जाएगी, इसकी चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब अब num2 की वैल्यू अपडेट हो गई है। num2 की वैल्यू अपडेट होने के बाद 0 से क्या हो गई है, 2 हो चुकी है। अब जब फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, एक दफा आउटर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, आउटर लूप की एग्जीक्यूट होने के बाद एक आउटर लूप की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, इनर लूप पे आ जाएगा। अब इनर लूप किस तरह से चलेगा, इनर लूप सेम जैसे लास्ट टाइम चला था उसी तरह चलेगा, सिर्फ एक चीज की चेंजिंग आ जाएगी, num2 अब अपडेट होके 1 से क्या हो गया, 2 0 से क्या हो गया, num2 की वैल्यू अपडेट होके 0 से 1 हो चुकी है। तो यहाँ पर आप आउटपुट भी देख सकते हैं किस तरह से चल रहा है, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेप्स हैं, ये इसी तरह से चलता चला जाएगा। कब तक चलेगा, अगेन जब तक कि ये 9 टाइम्स नंबर को 10 टाइम्स 9 टाइम्स नंबर को प्रिंट नहीं कर देता। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जीक्यूशन के बाद इस प्रोग्राम को चलाऊं
तो ये मेरे पास प्रोग्राम कुछ इस तरह से, मैंने इस प्रोग्राम में 5 टाइम्स ले ली इनिशियल वैल्यू, उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने क्या कर ली 5 टाइम्स ले लिया। दो वेरिएबल्स मैंने सेलेक्ट किए n1 n2, दो वेरिएबल सेलेक्ट करने के बाद इनिशियल वैल्यू 5 टाइम्स ले ली, मैंने 9 नहीं लिए। सेम प्रोग्राम है, इसको देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन होगी किस तरह से। तो ये जनाब मेरे पास इसकी एग्जीक्यूशन हो चुकी है। मैंने ओके नाउ हम इसके देखते हैं कि प्रोग्राम मेरा अब एग्जीक्यूट किस तरह से होगा। मैंने करा यहाँ पर ये है, मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है, जो इनिशियल टेस्ट एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू 9 नहीं रखी है, 5 रखी है। दैट मीन्स ये 5 टाइम मुझे प्रिंट करके दिखाना चाहिए। स्टार्ट विद आवर डीबगिंग, ये मेरे पास इसका आउटपुट आ गया है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ इनिशियलाइजेशन, इसकी 0 से हुई, स्पेस की जगह मैंने डैशेस दे दिए और फिर अगेन 0 0 करके। तो इस तरह से ये मेरे पास पहली दफ़ा लूप चलेगा फर्स्ट टाइम, यानी जो पहली वैल्यू दिखा रहा है, जो पहली वैल्यू है वो आउटर लूप दिखा रही है और जो दूसरी वैल्यू है वो इनर लूप दिखा रही है। बिल्कुल इसी तरह से 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टिल 5। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे दोनों लूप्स की वैल्यू 5 टाइम्स 5 हो गई है, मतलब 5 5 दोनों 5 5 के बराबर हो चुके हैं, तो ये लूप से बाहर आ गया और लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। We'll now move towards our next topic, that is break statement. Break statement यूज कहाँ होता है? लेट सपोज हमारा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ जाए, यूजर डिफाइंड एरर हो या यूजर की तरफ से कोई एरर आ जाए, या प्रोग्राम चलते चलते बाय डिफॉल्ट कोई एरर आ जाए, तो उसमें क्या हो, मेरा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, मेरा प्रोग्राम रुक जाए, तो वो कहलाता है ब्रेकिंग स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट। इट कैन बी यूज्ड टू एंड इन इनफाइनाइट लूप और टू फोर्स इट टू एंड बिफोर इट्स नेचुरल एंड। ठीक है जी, मैं नहीं चाहता कि मेरा लूप पूरे टाइम चले, लूप चल रहा है, लूप चलते चलते कोई एरर आ गया, तो वो बजाय इसके कि वो एरर की वजह से प्रोग्राम हॉल्ट हो जाए, वो लूप को एंड कर दे, उससे पहले जो भी मेरे पास रिजल्ट था वो मुझे शो करा दे। सो दैट्स व्हाई वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कैलकुलेटर की बात करूं, मेरे पास एक कैलकुलेटर में मैंने यूज़र से कहा कि भाई आप जो है ना कैलकुलेटर बनाएं एक, और उसमें 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेट्स टेक ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है कि जैसे ही आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट एरर मेरे पास शो कर देता है। कैलकुलेटर में बिल्कुल सेम सिनारियो मेरे पास होता है। तो यूजिंग फॉर लूप मैं ये काम कर सकता हूँ। मैंने बार बार यूजर से कहना है कि अब आप बार बार नंबर दीजिए, बार बार एक दफ़ा नहीं परफॉर्म करनी है मैथमेटिक्स, आपने काफ़ी टाइम परफॉर्म करनी है। लेकिन क्या हो कि जैसे ही आप डिवीजन के ऊपर परफॉर्म करना स्टार्ट करें, और डिवीजन के ऊपर परफॉर्म करना, आपने क्या किया कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया, वो किसी भी नंबर को जैसे ही 0 से डिवाइड करे वो आपको एरर शो कर दे, और फिर वो आपके पास वो बजाय ऐसे कि नंबर ऑफ लूप्स काउंट करे, नंबर ऑफ लूप्स पे जाए, वो आपसे मैसेज पूछे कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। सो इट मस्ट बी टेकन एज एन एग्जांपल, और यू कैन मेक टास्क लाइक दिस। आप ये टास्क बनाइए बल्कि, और बना के इसको चेक करिए क्या करना है आपने इस टास्क में। आपने एक सिंपल सा टास्क है, एक मैथमेटिक कैलकुलेटर, एक सिंपल डिवीजन कैलकुलेटर बना लें, और उसमें आप यूज़र से पूछते जाएं कि यूज़र से नंबर लेते जाएं, डिवाइड करते जाएं, नंबर लेते जाएं, डिवाइड करते जाएं। लेकिन जैसे यूज़र कोई किसी भी नंबर को डिवाइड बाय 0 करे तो वो प्रोग्राम हॉल्ट हो जाए। ठीक है, और फिर यूज़र से पूछे कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। ठीक है, तो वो कंटिन्यू स्टेटमेंट में आ जाएगा, तो वो आप अगेन लूप इनसाइड लूप नेस्टेड लूप बना सकते हैं। तो आप ब्रेक स्टेटमेंट और जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कंटिन्यू स्टेटमेंट, इन दोनों को यूज करके बना सकते हैं। फिलहाल अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट की एक छोटी सी एग्जांपल की बात करूं जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, इसमें क्या है कि एक इंटीजर लिया जिसकी डेटा टाइप, एक वेरिएबल लिया n जिसकी डेटा टाइप इंटीजर डिफाइन करी। फॉर लूप की एग्जीक्यूशन आ गई। फॉर लूप में हमारे पास क्या कर रहा है, फॉर लूप में n इक्वल्स टू 10, n इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस माइनस। अब जहाँ डिक्रीमेंट की एक्सप्रेशन है, यहाँ पर इंक्रीमेंट की एक्सप्रेशन नहीं है, तो दैट मीन्स अब ये जो लूप होगा मेरे पास रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। कब तक चलते जाएगा? अब ये जब तक चलते जाएगा जब तक के लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती हमारे पास। तो लूप की बॉडी में क्या है आगे देखते हैं स्टेटमेंट्स में। सी आउट n, सबसे पहले n की वैल्यू क्या थी, 10 थी, इसने 10 प्रिंट किया, यहाँ पर मेरे पास आउटपुट में 10 आ गया।
10 इज ग्रेटर देन 0, हाँ जी कंडीशन ट्रू है, ग्रेटर देन है ट्रू, 10 ग्रेटर देन है 0 से। n माइनस माइनस, अब क्या करेगा, n की वैल्यू में एक सब्ट्रैक्शन कर देगा। n की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 10 थी, अब 10 से क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 9 हो जाएगी। 10 की वैल्यू 9 हो जाएगी, लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा, लूप की बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट करेगा सी आउट एन, एन की वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू 10 थी, 10 प्रिंट किया और कॉमा प्रिंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे है, इफ एन इक्वल्स 3, एन इक्वल्स 3, अगर तो एन की वैल्यू 3 के बराबर है तो क्या कहता है, सी आउट काउंट डाउन अबॉर्टेड ब्रेक, यहाँ पर किसने ब्रेक की कमांड यूज कर ली है। सो यहाँ पर फौरन से बोलेगा कि अगर तो एन की वैल्यू 3 के बराबर है, चेक करेगा एन की वैल्यू 3 के बराबर है, नहीं जी एन की वैल्यू 3 के बराबर नहीं जी, एन की वैल्यू 10 के बराबर थी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कि जब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो ये लूप से बाहर नहीं जाएगा, अगेन लूप की कंडीशन को चेक करेगा, लूप की कंडीशन को चेक करने के बाद अब अगेन चलता चला जाएगा। कब तक चलता चला जाएगा, जब तक के एन की वैल्यू 3 नहीं हो जाती। जैसे ही एन की वैल्यू 3 हो गई, ये लूप की कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, लूप की कंडीशन को चेक करेगा, लूप कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। जब लूप कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी तो अब ये ब्रेक होकर लूप से बाहर आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये मेरे पास सिंपल से एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमने वैल्यू जनरेट करी है, कब तक 10 से लेकर 3 तक जनरेट करी है वैल्यूज। ओके, कंटिन्यू स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कंटिन्यू स्टेटमेंट causes the program to skip the rest of the loop in the current iteration as if the end of the statement block had been reached. कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट मेरे पास जो करंट आइट्रेशन चल रही होगी उसको स्किप कर देगा। लूप की जो करंट आइट्रेशन चल रही होगी जिस पर कंटिन्यू की एक्सप्रेशन लिखी होगी, जैसे यहाँ पर इफ n इक्वल्स 5 लिखा हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू की स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो दैट मीन्स ये 5 टाइम्स जब लूप की आइट्रेशन चल रही होगी तो 5 टाइम्स पे ये क्या करेगा, उस 5 टाइम्स की आइट्रेशन को स्टॉप कर देगा, स्किप कर देगा और स्किप करके अगेन लूप पे चला जाएगा, मतलब उस पॉइंट को स्किप करके अगेन लूप पे चले जाएगा और इस तरह से वो अपने जो कंडीशन है उसको फुलफिल करेगा, टेस्ट एक्सप्रेशन को फुलफिल करेगा और एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली यूज किया जाता है उस स्पेसिफिक आइट्रेशन को स्किप करने के लिए, स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइट्रेशन को या स्पेसिफिक आइट्रेशन को स्किप करने के लिए। जहाँ पर जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि वी आर गोइंग टू स्किप नंबर 5 इन आवर काउंटडाउन, स्किप नंबर 5 in our countdown, again program start हुआ, initialization हुई, n equals to 10, n is greater than 0, n minus minus। कंडीशन क्या हो रही है कि इनिशियलाइजेशन वैल्यू क्या है, 10 है, ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी है, n माइनस माइनस डिक्रीमेंट करेगा, चाहे आगे लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। लूप की बॉडी में क्या है कि इफ n इक्वल्स 5, नहीं अब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, कंटिन्यू n इज नॉट इक्वल 5 इक्वल्स 5, ये जब कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब अब ये 5 को इस यानी जो आइट्रेशन चल रही है पहली आइट्रेशन जिसकी वैल्यू क्या है 10 है, उसको एग्जीक्यूट उसको स्किप नहीं करेगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। सी आउट एन, एन की क्या वैल्यू थी 10 थी, उसने 10 प्रिंट करा दिया, कॉमा आ गया, 10 प्रिंट हो गया। अगेन लूप पे जाएगा, लूप पे चेक करेगा, एन की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई है, 10 से 9 हो गई है, 9 इज ग्रेटर देन 0 बिल्कुल है। अगेन 9 की वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा, 8 कर देगा। अगेन लूप की स्टेटमेंट पे आ जाएगा, लूप की बॉडी में n इक्वल्स 5 है, नहीं, n की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 9 है, 9 इज नॉट इक्वल्स 5, इसका मतलब अब इस आइट्रेशन को भी स्किप नहीं करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा यानी 9 प्रिंट करेगा, 9 प्रिंट करा, कॉमा प्रिंट करा, सिमिलरली 9 8 7 6। अब जब n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 5 हो गई है, n की वैल्यू 5 होने के बाद n इज ग्रेटर देन 0, हाँ जी है, n ग्रेटर देन 0 यानी 5 इज ग्रेटर देन 0 है, n माइनस माइनस अब 5 को एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर दिया इसने, तो 5 को एक वैल्यू डिक्रीमेंट किया, अब ये लूप की बॉडी में आ जाएगा। अब यहाँ चेक करेगा इफ n इक्वल्स 5, अब यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई थी, यहाँ n की वैल्यू 5 हो गई थी, तो इसका मतलब अब क्या करना है, इसने कंटिन्यू करना है और इफ की जो स्टेटमेंट है, इफ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, उसको क्या करना है, स्किप कर देना है। जब वो स्किप कर देगा, स्किप करने के बाद
इफ की वैल्यू पहले फर्स्ट एंड लास्ट टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो उसका मतलब कंटिन्यू जैसी स्टेटमेंट पढ़ेगा वो उसको स्किप कर देगा। स्किप करने के बाद अगेन लूप पे जाएगा। उसके बाद अब n की वैल्यू क्या हो गई थी, 4 हो गई थी, एंड 4 इज ग्रेटर देन 0 है। 4 को एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेगा और फिर अगेन लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। 4 इज नॉट इक्वल्स 5, it will not skip that condition, it will not skip that statement, it will begin to continue to print n that will be equal to 4 n comma 4। अब ये कब तक चलते चले जाएगा, जब तक ये वैल्यू कहाँ तक नहीं हो जाती, ग्रेटर देन 0 तक नहीं हो जाती, यानी 1। जैसे ही इक्वल्स टू 1 इक्वल टू 0 हो गई, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो उसका मतलब टेस्ट एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं होगी। जब टेस्ट एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद अब ये क्या करेगा, अब ये सी आउट फायर की स्टेटमेंट, लूप से बाहर जो भी चीज़ मेरे पास लिखी हुई थी स्टेटमेंट, उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। और इसका प्रोग्राम का कंट्रोल रिटर्न कर देगा, प्रोग्राम के जो प्रोग्राम काउंटर है वो 0 पे चला जाएगा। तो ये थी हमारे पास लैब के कुछ टॉपिक। अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग से, तो हमने क्या क्या सीखा। हमने आइटरेटिव स्टेटमेंट्स की बात करी यूजिंग फॉर लूप्स। हमने देखा कि आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। हमने फॉर लूप पढ़ा, फॉर लूप की स्टेटमेंट, उसके सिंटैक्स और उसका फ्लो चार्ट स्टडी किया। सिंटैक्स में हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए, कॉमा स्टेटमेंट, मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट, सिंगल लाइन स्टेटमेंट। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बी टर्म्ड एज इनिशियलाइजेशन, second will be termed as test expression, and the last one will be termed as increment expression. इसके बाद हम आ गए थे नेस्टेड फॉर लूप पे। नेस्टेड फॉर लूप हमने पढ़ा कि लूप विद इन अ लूप क्या कहलाता है, लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, या लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर लूप इज टर्म्ड एज नेस्टिंग लूप। एक लूप की बॉडी के अंदर दूसरा लूप मौजूद होना, एक लूप की बॉडी के अंदर दूसरा लूप मौजूद होना नेस्टिंग कहलाती है। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल नेस्टिंग्स भी हो सकती है कि मैं तीन नेस्टेड लूप बना दूं, 4 नेस्टेड लूप बना दूं। ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है। नेस्टिंग लूप के बाद हमने पढ़ा ब्रेकिंग स्टेटमेंट, कि हमारे पास स्टेटमेंट को अगर मैंने क्या करना है, अगर मैंने अपनी इनिशियल मेरी स्टेटमेंट चल रही है, मेरा प्रोग्राम चल रहा है, और चलते चलते मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए, तो बजाय ऐसे कि प्रोग्राम हॉल्ट हो जाए या वो एरर को डिफाइन करने के लिए प्रोग्राम मेरे पास बंद हो जाए, तो वो उससे पहले की जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, वो एग्जीक्यूट करके मेरा प्रोग्राम मुझे दिखा दे, तो हम यूज़ करते हैं इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट। नाउ द लास्ट वन इज अ कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट मेरे पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइट्रेशन को स्किप करने के लिए यूज किया जाता है। स्पेसिफिक आइट्रेशन को यूज करने के लिए स्किप किया जाता है क्या, कंटिन्यू स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था कि लूप मेरे पास चल रहा है और जैसे ही नंबर 5 आया, इसको स्किप कर दे, नंबर 5 की जो आइट्रेशन चलेगी वो क्या हो जाएगी, स्किप जाएगी। तो उसका मतलब नंबर 5 की आइट्रेशन पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स वी हैव स्किप दैट नंबर ऑफ आइट्रेशन दैट। ओके जी, अब मेरे पास आ जाते हैं कुछ टास्क। टास्क की अगर बात करी जाए तो सबसे पहला टास्क जो मेरे पास है वो क्या है, यूजिंग फॉर लूप प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल। आपने फॉर लूप यूज करके एक टेबल जनरेट करना है, ठीक है जी। फर्स्ट टेक अ नंबर एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड देन प्रिंट इट्स टेबल टिल 12। यूजर से आपने एक नंबर लेना है, ठीक है। यूजर से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 0 से 100 के दरमियान कोई भी नंबर ले। यूजर को बोला कि भाई कोई नंबर दो जिसका आपको टेबल चाहिए, ठीक है। आपने यूजर ने क्या किया, 2 का टेबल प्रिंट करने के लिए 2 प्रेस किया, और 2 का टेबल आपने कब तक जनरेट करना है, आपने 12 टाइम्स जनरेट करना है, यानी 2 12 24, 12 टाइम्स आपने 2 का टेबल जनरेट करना है, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल में आएगा। इसका आउटपुट किस तरह से होना चाहिए, यूजर फर्स्ट कर ले 2 प्रिंट करता है तो उसका आउटपुट कुछ इस सेंटेंस में, यानी जो इसका टेबल होता है इसी सिनेरियो में जनरेट होना चाहिए। तो उसका मतलब ये आपके पास सी आउट की स्टेटमेंट में आ रहा होगा। सो ये आपका टास्क है। Now your second task is write a program that finds the square and cube of natural numbers in a given range. एक दी गई रेंज के मुताबिक आपने क्या करना है, आपने नेचुरल नंबर्स जनरेट करना है।
जिसमें नेचुरल नंबर्स में आपने इसका स्क्वायर जनरेट करना है और क्यूब जनरेट करना है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग लिमिट शुड बी आस्क्ड बाय द यूजर। जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा यूजर से आप पूछेंगे कि स्टार्टिंग नंबर कहाँ से, यानी स्क्वायर आपने कहाँ से जनरेट करना है, और सिमिलरली स्क्वायर और क्यूब जो वो दोनों है वो कहाँ से जनरेट करना है, कहाँ पर एंड करना है, यह आपने यूजर से पूछना है। इफ द लिमिट एक्सीड्स एग्जिट यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर तो लिमिट आपकी एक्सीड हो जाती है, लिमिट तक आप पहुंच जाते हैं, तो आपने उसको कहाँ तक कैसे एग्जिट करना है, ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये आपके पास एक हिंट है कि एग्जिट आपने कहाँ तक करना है, आपने एग्जिट आपने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हुए करना है। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा, स्क्वायर और क्यूब। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह जनरेट करेंगे। आउटपुट मैंने बता दिया कि इस तरह से आपके पास आ सकता है। Now the third task will be write a C++ program that converts gallons into liters. एक सिंपल कन्वर्जन आपने बनानी है, कन्वर्जन कैलकुलेटर बनाना है जो गैलन को लीटर में कन्वर्ट कर देता है। प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द गैलन्स फ्रॉम 10 to 20 इन 1 गैलन इंक्रीमेंट। 10 to 20 टाइम्स मतलब 10 से लेकर 20 तक वो इंक्रीमेंट करके शो करे, सेम लाइक दिस। अगर गैलन की बात करो तो 10 से स्टार्ट हो और 20 तक जाके एंड हो, और उसके वाइस वर्सा वो लीटर्स को कन्वर्ट करके मेरे पास आउटपुट दिखाते रहे। यहाँ पर कन्वर्जन बता दी गई है कि 1 गैलन बराबर होता है 3.75 लीटर्स के, तो इसका मतलब 10 गैलन बराबर होगा 37.85, 11 गैलन बराबर होगा 41.635। इस तरह से वाइस वर्सा 20 टाइम्स ये चलता चला जाएगा। ये तो बहुत आसान प्रोग्राम है, आप सिंपल से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाएंगे और उसको प्रिंट करते हुए चले जाएंगे। थर्ड टास्क, फोर्थ एंड फिफ्थ टास्क विल बी क्वाइट technique will be used in both of these tasks. Now let's see, write a program that creates the following design using nested for loop. ये आपने प्रोग्राम खुद से बनाना है जिसमें आपने नेस्टिंग यूज करनी है। However, the pattern should be printed till 15 rows. ये पैटर्न मेरे पास तकरीबन 5 रोज का बना हुआ है, आपने इसको 15 रोज में बनाना है। तो पहले आप चाहे तो 2 रोज में 3 रोज में करके बना सकते हैं, और फिर उसके बाद 15 रोज में करके बना सकते हैं। तो अगर मैं इसकी हिंट देते हुए चलूँ, इसकी हिंट आप सुन लें, नंबर ऑफ रोज विल बी 15। तो इसका मतलब ये नेस्टिंग है। आउटर लूप मेरे पास कितनी दफा चलेगा, 15 दफा चलेगा। आउटर लूप फिक्स्ड है, आउटर लूप मेरे पास क्या है, फिक्स्ड है, 1 2 3 4 अप टिल 15। इनर लूप में मेरे पास इंक्रीमेंट हो रही है सिंपल। इनर लूप में क्या हो रही है, फर्स्ट टाइम पहले दफे से चलेगा, नेक्स्ट टाइम जब चलेगा वो दूसरी दफा चलेगा, थर्ड टाइम चलेगा। तो इसका मतलब ये इनर लूप में इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। कब तक इंक्रीमेंट होती चली जाएगी, आउटर लूप के मुताबिक इस पर इंक्रीमेंट होती चली जाएगी कि वो एक एक लूप में एडिशन करता हुआ चला जाएगा, और इसमें फिर जो टेस्ट एक्सप्रेशन होगी उसकी इंक्रीमेंटेशन होगी, और टेस्ट एक्सप्रेशन की इंक्रीमेंट के रिस्पेक्ट से इंक्रीमेंट उसमें होती चली जाएगी। तो ये आपने देखना है। तो लास्ट वन इज अ पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर भी कुछ इसी तरह से होगा कि हमारे पास लूप जनरेट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी इनर लूप और आउटर लूप जनरेट हो रहा है। अगर आपने पहले 4 टास्क कर लिया तो 5th टास्क करना आपके लिए आसान होगा इंशाल्लाह। So fine, this is our lab number 6. Hope you have understand all of these topics. Thank you and Allah Hafiz.